हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम हमारी आज की स्पेशल रामबाण सीरीज में। और बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम करने वाले हैं हमारा यूनिट 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए बच्चों, फटाफट से बता दीजिए क्या हाल चाल है सभी के इन द कमेंट सेक्शन। और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और लिखी है कि भैया ये एक्सक्लूसिव रामबाण सीरीज है, तो भैया इसकी प्रिपरेशन करके सिर्फ इस वीडियो को देख के अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली कोई भी नहीं है जो आपके मार्क्स काट पाएगा, ठीक है। और आपके 95% से ज्यादा आएंगे ही आएंगे, ठीक है जी। चलो बच्चे लोग, जैसे कि अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं वो है हमारे पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के कोर आइडियाज। तो बेसिकली मैटर जो होता है वो क्या है, उसके आइडियाज क्या है, ठीक है ना। तो मैटर का डेफिनेशन तो है एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम काइंड ऑफ मास, ठीक है। तो बच्चे लोग, एवरीथिंग अराउंड अस जैसे कि एयर, वाटर, फूड, स्टोन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये किससे है? सबके सब मैटर से बने हुए हैं। एंड मैटर क्या होता है बच्चों? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। टू हिस्टोरिकल व्यूज क्या है बच्चे लोग? कॉन्टिन्यूअस वर्सेस पार्टिकुलेट नेचर। तो भैया देखो क्या है, दो हिस्टोरिकली व्यूज आते चलते आए थे कि भैया मैटर को ये भी बोला गया था कि भाई वो मैटर इज अ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो मैटर को ऐसे भी बोला गया था कॉन्टिन्यूअस नेचर का है, और मेटल को बोला गया था कि वो पार्टिकुलर नेचर का भी, पार्टिकुलेट नेचर का भी है। तो व्हाट इज द कॉन्टिन्यूअस एंड पार्टिकुलेट? सिंपल सी बात है कि भाई ये छोटे छोटे, एक तो मैं पेन की बात करूँ कि भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स को कंबाइन करने पे बना है, और एक मैं बोलूँ दैट दिस इज अ मैटर और दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस मैटर, ठीक है ना। तो मतलब ये छोटे पार्टिकल से नहीं मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली ये दो आइडियाज दिए गए थे जिसमें कि एक्सपेरिमेंट्स ने क्या दिखाया कि भैया मैटर इज अ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। तो बेसिकली मैटर इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस बट अ पार्टिकुलेट इन नेचर, पार्टिकुलेट इन नेचर। क्लियर आई ये वाली चीज, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों, जो आज हमारी रामबाण सीरीज है, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी हमारे पेड बैच के बारे में। तो ये जो रामबाण सीरीज है, इसी का रामबाण एक पेड बैच भी है बच्चे लोग। इस पेड बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? देखो, लाइव क्लासेस एकदम सेम है, लाइव क्लासेस यूट्यूब पे ही मिलेंगी और कोई आपको नई लाइव क्लासेस नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। तो जो बच्चे पेमेंट नहीं कर सकते वो बिल्कुल भी परेशान ना होए, आपको यही वाला कंटेंट है जो दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका पीडीएफ, इस क्लास का एज इट इज पीडीएफ, जिनको पेड चाहिए वो पीडीएफ की फॉर्म में ले लेंगे, जिनको ऐसे ही लेना है वो स्क्रीनशॉट्स ले लेना या फिर अपने नोट्स लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा उस पीडीएफ में नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम पीडीएफ होगी साथ में। लेकिन पीडीएफ के साथ में आपको क्या मिलेगा बच्चे लोग? आपको मिलेगा साथ में असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स बेसिकली बच्चे लोग उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पीडीएफ जो है ना बच्चों, इसमें आपको इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रश्न करवाए जाएंगे, ठीक है। इन टेक्स्ट के प्रश्न तो करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो ये वाले मतलब जो आपकी लाइव क्लास है इसी में ही आपको पूरी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट प्रश्न करवा दिए जाएंगे। अब असाइनमेंट्स में क्या होगा बच्चे लोग? जो भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो आपके पेपर में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके बनाए गए हैं, ठीक है। असाइनमेंट के साथ बच्चे लोग आपका होगा एक टेस्ट, ठीक है। हर एक चैप्टर का एक एक टेस्ट हुआ करेगा। अभी मैं आपको ये सिर्फ एक चैप्टर का बता रही हूँ, लाइक अब मेरा मैटर इन आवर सराउंडिंग है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके साथ आपके साथ एक टेस्ट होगा और साथ में एक इसका मीटअप होगा, ठीक है। मीटअप जो है ना बच्चे लोग, वो पेड वाले बच्चों को ही एक्सक्लूसिवली वो कॉपी पेस्ट करवाया जाएगा, कमेंट की भाई सॉरी लिंक उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है। तो इस मीटअप में आपका क्या होगा, स्पेशली आप लोग अपनी डाउट ले सकते हो मुझे, ठीक है। इसमें आप लोगों के डाउट सॉल्व होंगे, ठीक है। तो डाउट वाला मीटअप होगा, असाइनमेंट होगा, टेस्ट होगा, पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। साथ ही में केस बेस्ड स्टडी, जो ये असाइनमेंट है ना, इसमें केस बेस्ड स्टडी प्लस असर्शन रीजन। जिन जिन बच्चों के ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये वाला सारा का सारा कंटेंट आपको इस असाइनमेंट में दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इस असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे, जिसका सॉल्यूशन मुझे ये लगता है कि मतलब भाई ठीक है, सॉल्यूशन वैसे ही काम चल जाएगा कि भाई तुम्हें रिटर्न वाला देने में तो पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें एक्सप्लेन करने का होगा उसमें मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस डालूंगी। लेकिन वो वीडियोस केवल और केवल पेड बैच ले सकते हैं, ठीक है। पेड वाले बच्चे ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो बच्चे अपने यूट्यूब पे पढ़ते हैं वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। जो अपनी लाइव क्लासेस है ना बच्चों, जिसमें ऑफकोर्स हम ये पूरा का पूरा चैप्टर जो आपको प्रिपेयर करवा देगा, ठीक है, तो भैया उसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली थ्योरेटिकल और इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज वाला प्रश्न सब कुछ सेम है, बस पीडीएफ एक्स्ट्रा है, साथ में असाइनमेंट, सॉल्यूशन, टेस्ट और मीटअप, ये वाली चीजें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो अगर आपको पेड बैच लेना है तो आप ये जरूर से ले सकते हो, ठीक है। फीस क्या रहेगी बच्चे लोग? इसका फीस जो है वो
बेसिकली आप लोग ट्यूशन पे हर मंथ दे देते हो यार, मेरे हिसाब से 1000 से कम रुपए तो कोई ट्यूशन टीचर नहीं लेता है आजकल साइंस पढ़ाने की, लेकिन स्टिल हम लोग क्या कर रहे हैं, पर चैप्टर हम लोग ले रहे हैं। पर चैप्टर आपको मिलेगा 299 रुपीज ओनली, ठीक है। 299 में अगर आप सिर्फ सिंगल चैप्टर खरीदना चाहते हो, सिंगल चैप्टर का पेड बैक मतलब लेना चाहते हो असाइनमेंट्स, या फिर अगर मान लो आपको लगता है कि मैम मेरे तो ना बस 5 चैप्टर मुझे नहीं आते, बाकी तो मुझे आते हैं, तो आप उन 5 चैप्टर्स को अलग अलग करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई पूरा कोर्स खरीदता है, ठीक है, दैट इंक्लूड्स 12 चैप्टर्स, तो ये जो बाकी के सारे 12 चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपको वैसे तो पढ़ने चाहिए 12 में 36 के, लेकिन ये आपको क्या मिलेंगे बच्चे लोग, अगर आप पूरा कोर्स एक साथ खरीदते हो तो आपको केवल और केवल ये 3K के पड़ जाएंगे, ठीक है, 3000 रुपए के पड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको एक वीडियो बना रही हूँ, उसमें पूरी पेड बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको पेड बैच लेना है तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज अभी कर देना है, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको, कॉल नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मैसेज करना है 9910852779, ठीक है। इस पे आपको सारी की सारी जो डिटेल्स आपको देनी है वो दे दी जाएंगी, एक स्कैनर दे दिया जाएगा, आपको उस पर ही पेमेंट करना है डायरेक्टली, और फिर क्या हो जाएगा, आप लोगों को कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है ये वाली चीज। अब देखो अगले पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, की प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। की प्रॉपर्टीज है क्या क्या पार्टिकल्स की, ध्यान से देखिए। सारी की सारी क्लासेस और साइंस के बच्चे लोग मैं ही लूंगी, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। अब देखो ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं भैया ये पार्टिकल। ये जो 5 प्रॉपर्टीज है ना बच्चों, ये आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। इवन मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ आता कि मैम हम याद करके कितना जाए, ठीक है। तो देखो तुम्हें याद क्या करके जाना है, ये 5 की 5 प्रॉपर्टीज मैम लिखा कहाँ हुआ है, अभी नेक्स्ट पेज पे दिखा दूंगी। देखो सबसे पहली बात है मैटर, हमने देखा दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव सम मास, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि भैया किस किस तरीके से हमारे पास मैटर होता है, लाइक एयर, वाटर, फूड, बॉटल, लाइक दिस इमोजी, या फिर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ठीक है ना, एंड हैव सम मास इज नोन एज द मैटर, ठीक है ना। बट फीलिंग्स आर नॉट मैटर, ठीक है, हमारे थॉट्स आर नॉट मैटर, इतना याद रखना है। लाइक आपको कोई फीलिंग आई, लाइक फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हेट इज नॉट मैटर, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों लोग, की पॉइंट क्या है भाई, मैटर कैसे काम करता है, ये बहुत छोटा सा होता है और इसके वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज टिनी सैंपल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि भैया सिर्फ और सिर्फ इस पेन की निब को बनाने में कितना लगा होगा, तो भाई बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स, इसमें भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे जिसने इस निब को बना रखा है, ठीक है ना। तो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ वीडियो बन रही है सही से, हाँ बन रही है, चलो आवाज भी सही आ रही है, ठीक है डन। इसके बाद क्या है बच्चे लोग, हैव स्पेस बिटवीन देम, तो भैया इनके बीच में स्पेस होना चाहिए, हाँ जी इनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद फोर्सेस दैट वारी ऑन सब्सटेंसेस, तो भैया हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, फोर्सेस वारी करते हैं, कोई किसी को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, कोई वीकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, आर कॉन्टिन्यूअस मूविंग, ठीक है, ये हमेशा क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। मैम एक सेकंड, आपके हाथ में पेन है, हमें तो ये मूविंग नहीं दिख रहा, हाँ क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा कम है, इतना ज्यादा स्मॉल है कि भाई हमें वो मूव करता हुआ नहीं दिखता, पर इनका मूवमेंट हो रहा है, कॉन्स्टेंटली मूविंग है, ठीक है। मतलब इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी तो कोई काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तभी कोई चीज मूव कर सकती है, वो वाली चीज है, ठीक है। मोशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो, जस्ट लाइक द वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे ही तुम क्या करते हो पानी को गर्म करते हो तो क्या होते हैं, मोशन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। डिफ्यूजन की बात करें तो भैया आपको बहुत अच्छे से पता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हमने डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है, जिनको नहीं पता ध्यान से सुन लो, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन, तो बेसिकली बच्चों पार्टिकल इंटरमिक्स ड्यू टू द रैंडम मोशन, तो भैया डिफ्यूजन इज बेसिकली व्हाट, कि भैया किस तरीके से जो पार्टिकल्स है वो अपने रैंडम मोशन की वजह से एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जहां पे मान लो सॉल्वेंट ज्यादा है, लाइक पानी जहां पे ज्यादा है और दूसरी जगह पानी कम है, ठीक है, मान लो शुगर सॉल्यूशन है, जैसे हमने आलू में भी ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा था ना, या फिर डिफ्यूजन में तो बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भी जरूरत नहीं होती है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, ठीक है जी। क्लियर आई ये वाली चीज। नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपके पास, जीत पक्का एग्जाम पी होगी, ठीक है। तो मतलब अगर तुम ये पॉइंट याद रखते हो, ये पॉइंट ध्यान में रखते हो तो आपकी जीत पक्की है, ठीक है ना।
तो दिस इज द जेपी, दैट इज द जीत पक्की एग्जाम पीओवी। तो क्या है बच्चे लोग, नो एंड बी एबल टू एक्सप्लेन, तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें इस चीज को एक्सप्लेन करने चाहिए कि भैया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैटर के, ठीक है ना। व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, उनके अंदर स्पेस होता है, ठीक है, कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है ना, उनका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होता है, ठीक है ना। ये वाली जो चीजें अपन ने अभी भी 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, ये वाले 5 की 5 प्रॉपर्टीज तुम्हें आनी चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए विद शॉर्ट एग्जाम्पल्स, जैसे कि सॉल्ट डिसॉल्विंग, स्प्रेडिंग, डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। मैम एक सेकेंड, आपने ये तो बता दिया कि भैया इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पर आपने ये तो नहीं बताया एग्जाम्पल कैसे देंगे हम। अरे चिंता मत करो मेरी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ये रहा। ऑल्सो बच्चों, इस पूरे के पूरे सेशन में आप लोगों को क्या दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे होमवर्क के लिए, ठीक है, वो बीच में आएंगे और बीच में मतलब एक तो स्टार्टिंग में, फिर एक एंड में और एक मिड में, ठीक है, ऐसे आएंगे 3 क्वेश्चंस। तो उनके होमवर्क आंसर्स भी आप लोगों को रिप्लाई करने हैं, ठीक है, तीनों के तीनों प्रश्नों के, ठीक है। जो करेंगे रिप्लाई, जो सबसे अच्छे आंसर्स मुझे लगेंगे उनको क्या मिलेगा, अगली क्लास में शाउट आउट मिलेगा, ठीक है। जितने भी बच्चे आंसर्स करेंगे, जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे, उन सभी को शाउट आउट मिलेगा, लेकिन 24 आवर्स के अंदर आपको कमेंट करना है। उसके लेट अगर आप कमेंट करोगे तो फिर आपको शाउट आउट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलो जी देखो, एक्टिविटी 1 क्या कहती है, सॉल्ट और शुगर इन वाटर, ठीक है। तुम्हें सॉल्ट या शुगर डालना है इन पानी। प्रोसीजर क्या है, 100 ml बीकर, हाफ फिल्ड, मार्क वाटर लेवल, डिजोल्व सॉल्ट, शुगर, ऑब्जर्व लेवल। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास मान लो 100 ml पानी है, मान लो मैंने इतना सा पानी लिया हुआ है, इसमें इतना सा पानी है, ठीक है ना, तो मैं बोलती हूँ कि अगर मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी डाल भी दी तो क्या वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से भैया चीनी डाल के देखी, इन्होंने देखा कि वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो बहुत नेग्लिजिबल हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई है, वाटर लेवल रिमेन्स प्रैक्टिकली द सेम, ठीक है ना, और राइजेस नेग्लिजिबली, तो या तो बिल्कुल कम राइज हुआ है या तो फिर प्रैक्टिकली सेम ही है। एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों लोग, सॉल्ट और शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेसेस। तो भैया सॉल्ट और शुगर ने क्या कर रखा है, स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रखा है बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। तो देखो यार, ये तो मैं अच्छे से पता है, मान लो ये वाटर है, इसके अंदर ये देखो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, तो दिस इज द स्पेस। अब क्या है बच्चे लोग, यहाँ पे जैसे अपन ने शुगर या सॉल्ट डाला, ठीक है, मान लो हमने शुगर डाला, तो क्या चले जाएंगे शुगर के पार्टिकल, इनके बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे ना भाई, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर का लेवल राइज नहीं होगा, ठीक है। दे मिक्स एट पार्टिकल लेवल, सो दे डू नॉट एड अ सेपरेट मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम। तो भैया ये क्या होते हैं, ये बहुत ही मिक्स हो जाते हैं एकदम से, ठीक है, पार्टिकल लेवल पे ये मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल से मिक्स हो गए, उनके बीच में जो गैप था उसके अंदर फिल हो गए। जैसे कि अभी मैं तुम्हें बताऊं कि इसको तुम कैसे देख सकते हो, तुम ना कंचे, तुमने कभी मार्बल्स के साथ खेला होगा, तो कंचों को ना एक ग्लास में डालना, सारे के सारे कंचों को, और फिर उसमें पानी डालना, ठीक है। तो क्या लेवल बढ़ेगा, नहीं, कंचों के बीच में स्पेस है तो उसमें पानी अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। लेवल कब बढ़ेगा, जब तुम ओवर ही पानी डाल दोगे, एकदम ओवरफ्लो कर दोगे तभी, ठीक है। तो ओवर शुगर या सॉल्ट डालोगे तब की बात अलग है, ठीक है ना। पता चले सोल्यूट से ज्यादा ही तुमने सॉल्वेंट डाल दिया, सॉरी सॉल्वेंट से ज्यादा ही तुमने सोल्यूट डाल दिया है, तो तब की बात अलग है। अदरवाइज क्या हो जाएगा बच्चों लोग, आपके पास जो लेवल है मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम ही इंक्रीज होता है, वरना सॉरी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, मैक्रोस्कोपिक वैल्यू जो होती है वो सेम ही रहती है, इतना कुछ इंक्रीज नहीं होता है कि अच्छा 1 लीटर था फिर 2 लीटर ही होगा सीधा नमक डालने से, नहीं, 1-2 चम्मच चीनी डालने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दिस डेमोन्स्ट्रेट मैटर इज पार्टिकुलेट एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो एक प्रॉपर्टी है ना मैटर की, क्या कि भाई ये पार्टिकुलेट होते हैं नेचर में, ये था ना अपन ने कहाँ देखा था, ये वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इवन अ टिनी सैंपल, ठीक है, इसका भी आंसर ये हो सकता है। और पर्टिकुलेट वाले मतलब हमने क्या देखा था, पार्टिकुलेट वाला यहाँ पे नहीं देखा था क्या, इसी में लिख देना, ठीक है। इसका आंसर क्या है कि भाई ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, आपको कैसे पता, तो भैया आप आराम से बता सकते हो। देखो ये रहा, ये पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, जिसकी वजह से स्पेस बिटवीन द पार्टिकल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है जी। क्लियर आई ये वाली चीज, सबको सब कुछ सही सही दिख रहा है क्या, एक सेकेंड में चेक कर लूँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटू कर लूँ क्या, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, अभी दिख जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है अपने पास इंटेक्स्ट प्रश्न, दैट वेयर डिड द सॉल्ट गो, सॉल्ट गया कहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्ट पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड अमंग वाटर पार्टिकल, तो बच्चे लोग सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो गए, वाटर पार्टिकल में डिस्पर्स हो गए, ठीक है ना। डज लेवल चेंज नॉट सिग्निफिकेंटली फॉर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, तो बच्चे लोग देखो क्या कह रहे हैं, ये क्या लेवल चेंज हुआ, नहीं कोई लेवल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, सब्सटेंस क्योंकि सोल्यूबल है।
हाँ, अगर सब्सटेंस इनसॉल्युबल होता, जैसे वाटर में अगर तुम बेंजीन डाल रहे हो, ठीक है, तो पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व नहीं होता। लाइक वाटर में तुम ऑयल डाल दो, ठीक है, जैसे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस केस में वो डिजोल्व ही नहीं है, वो डिजोल्व हो ही नहीं सकते, आपस में सॉल्युबल नहीं है, तो उस केस में लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जो सॉल्युबल पार्टिकल्स है उनके केसेस में लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वाटर लेवल उतना ही रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों लोग, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बी रेडी टू एक्सप्लेन दिस विद द फ्रेज पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ऑक्यूपाई इंटर पार्टिकल स्पेसेस ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली कह रहे हैं कि जब ये एग्जाम्पल बताओ तो इसके साथ ये वाला लाइन जरूर से पॉइंट मेंशन करना कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना, जैसे जो शुगर के पार्टिकल थे, उन्होंने क्या कर लिया है, इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ सॉल्वेंट को, ठीक है, मतलब क्या है, उन्होंने इंटर पार्टिकल स्पेस को घेर लिया। लाइक ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है ना, मान लो ये वाले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन बिटवीन टू पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को किसने घेर लिया है, ठीक है। तेरा ये वाली चीज, इंटर पार्टिकल का क्या मतलब होता है बच्चों, इन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो भैया देखो, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में क्या है, मान लो ये सॉल्ट है या शुगर है, ठीक है, तो ये शुगर है, तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है उसको किसने घेर लिया है, शुगर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट ऑक्यूपाई इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द सॉल्वेंट। क्लियर है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो टर्म्स बहुत यूज हो रही हैं। सॉल्यूट क्या होता है बच्चे लोग, जो क्या होता है, लेसर इन अमाउंट होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, जो क्या होता है, मोर इन अमाउंट होता है। क्लियर है ये वाली चीज, समझ आ गया। चलिए अगला चलते हैं अपन लोग इस पे। देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है ना बच्चों, इन्हीं पे बेस्ड आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा। सो फॉर एक्सप्लेनिंग दैट आंसर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको इस तरीके से करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक्टिविटी 1.2 आपको क्या कहती है, डाइल्यूटिंग पोटेशियम परमैंगनेट और डिटोल। तो भैया यहाँ पे इन्होंने क्या कह रखा है, या तो पोटेशियम परमैंगनेट को या फिर डिटोल को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे डिटोल क्यों बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे लैब्स में जब टीचर्स पोटेशियम परमैंगनेट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रेन भी बहुत तेज होता है, ठीक है ना, तो उस जगह पे हम डिटोल भी यूज कर सकते हैं। तुमने देखा होगा डिटोल हम कहाँ लगाते हैं, जब भी कोई जख्म हो जाता है ना, ठीक है, मान लो कोई चोट लग गई तो उसको चोट को साफ करने के लिए डॉक्टर बेसिकली डिटोल का यूज करते हैं, हम लोग भी एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने एक्टिविटी क्लास में की हुई है, काफी बार हमने इसको रिपीट किया हुआ है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, फिर भी देखो ध्यान से देख लेना क्या कह रही है ये, कि आपने ना 100 ml का वाटर सोल्यूशन लिया है और उसमें तुमने ना बिल्कुल ही थोड़े से 1-2 क्रिस्टल ही किसके डाले हैं, KMnO4 के, दैट इज द पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे लिखते हो, देखो KMnO4, ठीक है, दिस इज नोन एज द पोटेशियम और इसको परमैंगनेट। क्लियर आई ये वाली बात, वीडियो बन रहा है ना, हाँ बन रहा है, तुम्हें साफ दिख रहा है ना। चलो बच्चों अब क्या है हमारे पास, डिजोल्व क्रिस्टल्स इन 100 ml वाटर। तो तुम्हें क्या करना है बच्चे लोग, तुमने 2 या 3 क्रिस्टल कितने में डालने हैं, 100 ml पानी में डालें। अब उस 100 ml पानी में से कितना ले लो, 10 ml पानी लेके, ठीक है, फिर से प्योर वाटर 100 ml में उसको डाल, मतलब 90 ml पानी में उसको डाल के देखो, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भाई 10 ml इससे निकाला, दूसरे 90 में डाल दिया, ठीक है ना, तो फिर 10 इससे निकाला, फिर दूसरे 90 में डाल दिया, फिर 10 इससे निकाला, फिर दूसरे 90 में ले दिया, ठीक है। बेसिकली ये सारे के सारे बीकर्स तुमने प्योर वाटर के ही लिए थे, लेकिन तुमने क्या किया, प्योर वाटर के ही है ये सारे के सारे, लेकिन जब तुमने 2-3 क्रिस्टल इसमें डाले, बाकी सब में क्रिस्टल नहीं डाले, तो 2-3 क्रिस्टल्स ने इतना ज़्यादा डार्क पर्पल कलर बना दिया कि फिर तुम उसका 10 ml लो और 90 ml प्योर वाटर में जब तुम डालोगे तो क्या हो जाएगा, कलर फिर भी आएगा, फिर इसके आगे कलर फिर भी आ रहा है, फेडेड आ रहा है, तो उस तरीके से कलर फेड होता जा रहा है। और जब तुमने सेवरल टाइम्स से एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद कहीं जाके क्या आएगा, प्योर वाटर ही रहेगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो भैया ये भी दिखा रहा है कि ऐसे कितने ही छोटे हैं भैया, इतने ही छोटे हैं कि 1 या 2 क्रिस्टल डालोगे तो भी देख लो कि 10 से 12 बार भी तुम्हारा जो वाटर है वो पिंकिश कलर का आ रहा है, ये नोटिस किया गया है, ठीक है जी। क्लियर है वाली चीज। बाय डाइल्यूट बाय टेकिंग 10 ml टू 90 ml फ्रेश वाटर। तो 90 ml फ्रेश वाटर में अगर तुमने क्या डाला, इसका 10 ml डाल दिया तो क्या बन जाएगा, टोटल 100 ml, और इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड अवे, फेडेड। नेक्स्ट में और फेड, फिर और फेड, फिर और फेड, फेड और एकदम अल्टीमेटली काफी बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ये क्लियर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। चलो जी प्रोसीजर क्या है बच्चों लोग आपके पास, ये तो अपन ने देख लिया। ऑब्जर्वेशन क्या है, कलर बिकम फेंटर ऑन ईच डाइल्यूशन बट रिमेन्स डिटेक्टेबल फॉर मैनी डाइल्यूशंस। तो भैया डिटेक्टेबल है, पिंक कलर, लाइट पिंक, लाइक डार्क पर्पल से पिंक
एकदम लाइट पर्पलिश मतलब कलर भी आएगा, ठीक है। तो भैया कलर फेड होता है लेकिन काफी डाइल्यूशन के बाद तक ये दिखाई तो देगा ही देगा, ठीक है, फेडेड दिखाई देगा। जैसे एक्सप्लेन क्या करता है भैया, एक सिंगल क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं, जो क्या दिखाता है, शोज पार्टिकल स्मॉलनेस एंड दैट पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट। तो भैया इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पूरे इस तरीके से बिखर जाते हैं इवन आफ्टर सेवरल डाइल्यूशंस, सीरियल नहीं सेवरल डाइल्यूशंस, ठीक है। अ फ्यू पार्टिकल रिमेन्स विजिबल, फिर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स विजिबल रह ही जाते हैं चाहे तुम उसको कितना भी डाइल्यूट कर लो, ठीक है, वो वाली चीज है। तो क्या है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको याद करना है, यूज दिस टू एक्सप्लेन हाउ पार्टिकल्स आर मिलियंस ऑफ, मतलब हाउ स्मॉल पार्टिकल्स आर, ठीक है। तो भैया कितने ही छोटे, कितना ही छोटा हो जाएगा, तो भैया इतना छोटा है कि एक छोटा सा जो क्रिस्टल है उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर आई ये वाली बात? चलिए जी, वेरी गुड है, ठीक है जी। अगर आपको समझ आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो इसको हम करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग क्या है, थोड़ा पानी भी लेते हैं भाई, पानी भी खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, एक बॉटल लग रहा है। नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग, स्मेल फ्रॉम इंसेंस स्टिक, ठीक है। तो भैया एक्टिविटी 1.3 तो मैं बोल रही है स्मेल फ्रॉम इंसेंस। अच्छा एक बात और बच्चों लोग, जिन बच्चों के टीचर्स को ऐसे दिक्कत होती है ना कि नहीं हमें दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है या फिर जो हमने लिखवाया है वैसा ही आंसर लिखो, है ना, जैसे कि आप लोगों ने मुझे मीटअप पे बताया था, तो एक बार ना तुम इसके साथ साथ अपनी एनसीईआरटी देख सकते हो। तो एनसीईआरटी में एकदम लाइन टू लाइन हम सारी एक्टिविटीज करने वाले, सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है ना एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाली ही लिखी हुई है, पर स्टिल तुम एक बार अपनी एनसीईआरटी को देख लेना हाईलाइट करके कि हाँ हम ये वाली डेफिनेशंस लिख के आएंगे तो कोई हमारे मार्क्स नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो अगली बार जब टीचर तुम्हारे मार्क्स काट के बोले कि कॉपी वाला नहीं लिखा, तो बोल देना कि मैडम एनसीईआरटी वाला लिखा है। ये मत कहना कि हमारी दीदी ने जो करवाया था वो लिखा है, क्योंकि दीदी क्या करवा रही है, एनसीईआरटी ही करवा रही है। तो यू कैन गिव एनसीईआरटी रेफरेंस बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड रेफरेंस, और सभी को वो फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। देयर इज नो अनदर पब्लिशर की नहीं उस पब्लिशर का लिखो या इसका, एनसीईआरटी इज द बेस्ट, ठीक है। चलिए, और बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, तुम्हारे पेपर पास है, ठीक है। थोड़ा बहुत तुम्हें लगता है नहीं आता है, कुछ नहीं पढ़ा, सभी की सेम आ जाता है, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखो, अच्छे से पढ़ो। 6 ही वीक्स हैं, 6 वीक्स में पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाने वाला है। सो चक देंगे फट्टे भैया, कोई मार्क्स ला के दिखाए ना, मतलब हम मार्क्स ला के दिखा देंगे, ठीक है ना। कोई मार्क्स हमसे ज़्यादा लाए ना लाए, हमें क्या, हमें बस अपने आप से बहुत अच्छा बनना है, अपनी नॉलेज बहुत अच्छी बनानी है, ठीक है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, पूरा साल नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, वो भी एंड ऑफ द डेज में ये वाला देख कर जाओगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो प्रोसीजर है बच्चे लोग, प्लेस यूनिट अनलिट इंसेंस स्टिक, ठीक है। तो भैया तुमने लाइटिंग नहीं कर रखा, उसको जला नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ तुमने क्या करा, अगरबत्ती रख दी है, ठीक है। तो भैया तुमने अगरबत्ती रखी हुई है बस, ठीक है। तो उसको एकदम पास लाके सूंघोगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ठीक है। स्मेल डिस्टेंसेस, तो भैया स्मेल डिस्टेंस में बहुत अच्छी आएगी। देन लाइट इट एंड नोट स्मेल डिस्टेंस। तो भैया एक तो रखी हुई है, जैसे मंदिर वाले कमरे में हम लोग रखते हैं, तो मंदिर वाले कमरे में तुम एंटर करते हो ना, तो मतलब तुम्हें वाइब सा आता है, वो फ्रेग्रेंस सा आता है, ठीक है। लेकिन अब तुम किचन तक चले जाते हो तो तुम्हें वो फ्रेग्रेंस आना नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। मंदिर वाले कमरे में भी थोड़ा ज़्यादा ही मंदिर के पास जाओगे तभी आएगा, जब तक वो लिट नहीं है, ठीक है, अनलिट है जब तक वो। लेकिन जैसे ही तुमने उसको लाइट कर दिया, ठीक है, लाइटन अप कर दिया, जैसे तुमने उसको चला दिया, वैसे ही क्या होगा बच्चे लोग, फटाफट से क्या होगा, पूरे रूम पूरे घर में धीरे धीरे खुशबू के साथ साथ धुआं फैलने लग जाएगा। तो क्या ऑब्जर्वेशन, व्हेन लिट, जब तुम इसको लाइटिंग करोगे, स्मेल रीचेज मच फार्दर एंड फास्टर। तो भैया लाइटनिंग करने पे स्मेल मच फास्टर एंड फार्दर मतलब दूर तक जाएगी, ठीक है ना। तो भैया एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे, हीटेड पार्टिकल्स वोलेटाइल मॉलिक्यूल। तो भैया जैसे ही तुमने हीट किया पार्टिकल्स को, वो क्या कर देता है, मॉलिक्यूल्स को वोलेटाइल बना देता है। वोलेटाइल इज बेसिकली व्हाट, उड़ाना, ठीक है। जैसे वोलेटाइल नेचर क्या होता है, जो चीज़ उड़ सकती है, जैसे इंसेंस स्टिक में जो चीज़ें हैं लाइक वो सॉलिड से कहाँ जा रही है, सीधा गैस में चेंज हो रहा है ना, वो वाली चीज़ें, और ऐश में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चों लोग, आपके पास वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, उड़ रहे हैं, ठीक है, उड़ना, ठीक है, उड़ जा रहे हैं, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और वो जो वेपर्स है वो धीरे धीरे करके पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में इधर उधर पूरे घर में फैल जा रहे हैं, ठीक है। और ये फास्टर मूव करेंगे, क्यों मूव करेंगे मैडम फास्टर, क्योंकि भैया ये बेचारे हीट कर दिए गए हैं, तो इससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। और डिफ्यूज भी करेंगे रैपिडली थ्रू एयर, ठीक है ना।
तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन कैसे हुआ? जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ पे इंसेंस स्टिक चल ही हुई है, लिट है, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, पार्टिकल्स की भी, खुशबू की भी, सारी की सारी, तो वो कहाँ जाएंगे, हाई से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लाइक पूरे घर में जहाँ पे खुशबू का ख़ै भी नहीं था, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ है। तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो भैया ये क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ा देते हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन को भी बढ़ा देते हैं। भूल जाओगे क्या? कमेंट में बता दो भाई। नहीं भूलेंगे मैम, ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे भूलेंगे मैम, कैसे भूलेंगे। चलो देखो, जिसको यहाँ तक समझ आया और लग रहा है कि मैम हम चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट और बेटर हो पा रहे हैं, ओके ऐसे लिख देना, ऐसे बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, नहीं भूलेंगे हम, ठीक है, और नहीं भूलेंगे, कैसे भूलेंगे, ठीक है, नहीं भूलेंगे हम, कैसे भूलेंगे, मैं लिख देना। चलो जी, अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लोग अपने पास एक्टिविटी 1.3 स्मेल फ्रॉम इंसेंस में ही इन टेक्स्ट प्रश्न, दैट व्हाई डज स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू फर्दर देन अ कोल्ड फूड। तो भैया क्यों जो स्मेल है हॉट सिजलिंग फूड की क्या होती है, बहुत दूर तक जाती है, जबकि कोल्ड फूड की नहीं जाती। क्यों? क्योंकि भैया ऑफकोर्स सी बात है, हॉट सिजलिंग फूड से क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी तो मिल ही चुकी है, और साथ में क्या होगा बच्चे लोग, डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाता है। तो भैया देखो, हाई काइनेटिक एनर्जी, फास्ट डिफ्यूजन, ठीक है। तो अब मैम हमें लिखना कितना है, देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हाई काइनेटिक एनर्जी विद फास्ट डिफ्यूजन, दिस इज द मेन पॉइंट। इसको मस्ट से लिख कर ही जाना, ये बच्चों क्या है कि इंपॉर्टेंट आ जाता है। डन है। अब देखो, प्रोड्यूस हायर वेपर प्रेशर एंड पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड फास्टर डिफ्यूजन। क्योंकि भैया लोग देखो, जैसे मैंने अगरबत्ती का एग्जांपल दिया था, तो वो क्या करता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, हाई वेपर प्रेशर हो जाता है। मैम वेपर प्रेशर कैसे हुआ, देखो जब वो वेपराइज हो रहा है, जब वो वॉलेटाइल है, वेपराइज हो रहा है, तभी तो क्या हुआ, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया ना, ठीक है ना। तो भैया जिससे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, या फिर हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसकी, जिससे कि वो इजीली मूव करेगा एंड वेरी फास्टली डिफ्यूज करेगा। क्लियर है। इसके बाद है एग्जाम इंपॉर्टेंट, इसको टेम्परेचर से लिंक करना, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी तो मतलब डिफ्यूजन का स्पीड ज़्यादा, ठीक है। इसके हेल्प से बच्चे लोग आपको देखो कितने ज़्यादा इजीली आपके नोट्स बना के दिए गए हैं, ठीक है। तो जो बच्चों को लगता है कि मैम हम पेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो वो पेड ना लेके क्या कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी में या फिर अपने नोट्स में इस चीज़ को पक्का से मेंशन कर लो, ठीक है। एक नोटबुक बना लो रामबाण सीरीज़ की, और उसमें आराम से जो तुम्हें लगे कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, उसको ज़रूर से नोट कर लो। और खासकर एग्जाम इंपॉर्टेंट वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको तो पक्का से नोट कर देना बच्चों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न है बच्चों लोग आपके पास, इंक वर्सेस हनी इन वाटर, ठीक है। तो इंक वर्सेस हनी इन वाटर आपको क्या कहता है कि भाई एक तो आप पानी में क्या डालते हो, इंक, और दूसरा आप क्या डालते हो, वाटर, ठीक है। इंक इन पानी या फिर हनी इन पानी, तो उनका डिफ्यूजन देखना है। देखो क्या है, एड अ ड्रॉप ऑफ इंक टू वन बीकर, ठीक है, एंड हनी ड्रॉप इन अनदर, ठीक है, लीव अनडिस्टर्ब। बिना आंसर देखिए, अब आप लोगों को अपना दिमाग चलाना है। जैसे कि कल बच्चे ने मुझसे एक मीटअप में पूछा था, शायद उनका नाम सचिन था, तो उन्होंने पूछा था मैम हाउ टू लर्न, ठीक है। और एक बच्चे ने लाइव क्लास में पूछा था कि मैम करें कैसे याद, हमें तो समझ नहीं आ रहा, मतलब हाउ टू लर्न मतलब हम लोगों को कितना याद करना है। क्योंकि आप ये भी कह देते हो कि भाई अपने पास से बना के लिखना है, आप ये भी कह देते हो कि भाई कॉन्सेप्ट जो है वो रेलेवेंट भी होना चाहिए, तो मैम हमें याद करना कितना है। तो देखो बच्चे लोग, और याद हम करें कैसे, तो देखो जी, हाउ टू लर्न का जो आंसर था वो मैंने कल भी आपको दिया था। आपको मैंने एक प्रश्न पूछा था ये वाला कि भैया तुम एक बीकर में इंक डाला है और एक बीकर में शहद डाला है, तो तुम्हें देखना है कि भाई क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या है। तो जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर मुझे कमेंट में दो, मुझे प्रॉपर लिख के बताओ। आंसर तुम्हारे एकदम ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं पढ़ना है। जो बच्चा बिना पढ़े सीधा का सीधा आंसर करेगा कि मैम मैंने ये सोचा था कि भाई इंक जो है वो फास्टर डिफ्यूज हो जाएगी या फिर कम डिफ्यूज होएगी, क्या रहेगा, ठीक है ना, हनी के कंपैरिजन में, तो भाई ये चीज़ तुम्हें बतानी है कि मैम ये हो सकता है हमारे अकॉर्डिंगली। उसके बाद ही तुम लोग मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना, जिससे तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम सोच क्या रहे थे और तुम्हें सोचना कैसे चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग को ये दिखेगा, अरे मेरे पास एक एरर था, मुझे ऐसे नहीं बल्कि मुझे ऐसे सोचना चाहिए था। सो टू टीच योर माइंड कि तुझे भाई ऐसे करना है, तुझे ऐसे पढ़ना है, अपने दिमाग को ये सिखाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
तुम्हें ये वाला पर्टिकुलर काम करना ही पड़ेगा कि भाई तुम्हें पहले खुद से आंसर करो। मैम पर अभी तक तुमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा ना, वही लिख दो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है कि इंक को डालने से क्या होता होगा और हनी को डालने से कंपैरेटिवली क्या होगा, ठीक है। जितनी टर्म्स हमने अभी तक पढ़ी हैं, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, डिफ्यूजन से रिलेटेड है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो बता दो, उसके बाद ही आंसर्स देखना। चलो नेक्स्ट क्या है, थॉट प्रोसेस बिल्ड करो बच्चों, सोचना आ जाएगा, तुम सब कुछ कर लोगे अपनी जिंदगी में। तुम्हारे में और एक बहुत टॉपर बच्चे में या फिर तुम्हारे टीचर में या फिर तुम्हारे क्लास के सबसे टॉपर बच्चे में बस फर्क ये है कि वो कैसे सोचता है और तुम कैसे सोचते हो। जस्ट एवरीथिंग इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस, ठीक है। चलो ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चे लोग, इंक फैली डिफ्यूज हुई ग्रेजुअली ओवर आवर्स। तो भैया इंक क्या हुई, घंटों तक आराम से डिफ्यूज होती रही। हनी सिंक्स, ठीक है, और हनी क्या हो गया, बच्चा डूब गया, ठीक है। हनी क्या था, तुमने पानी में डाला वो डूब गया, ठीक है। एंड मिक्सेस एक्सट्रीमली स्लोली, और भैया डूबने के बाद वो एक्सट्रीमली स्लोली मिक्स होता है, प्रैक्टिकली नो स्पीड ऑफ इफ विस्कस। तो भैया बेसिकली इतना स्लो है कि भैया ये तो घुलेगा भी नहीं, डिफ्यूज भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, विस्कस है अगर, ठीक है। प्योर हनी अगर तुमने लिया है, विस्कस का क्या मतलब होता है बच्चों लोग, जो चीज़ें ना मोर विस्कस मतलब जो ना बहे, ठीक है। जैसे तुम एक तो फ्लोर पे पानी गिरा दो, ठीक है, सो पानी तो क्या हो जाएगा, लेस विस्कस हो जाएगा, क्योंकि पानी तो बह जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जिसका फ्लो कम है, जो बिल्कुल ना बहे, शहद को ऐसे डाल के देखो, वो तो मैम गिरेगा भी नहीं, पानी तो ग्लास से ऐसे करने पे गिर जाएगा, शहद तो एकदम स्लोथ की तरह ऐसे करके गिरेगा। तो वही है कि भैया वो क्या है, जो एकदम कम गिरे, ठीक है, जो क्या हो, एकदम गाढ़ा हो, ठीक है, जो मतलब कम फ्लो करे, दैट इज द विस्कस, ठीक है, मोर विस्कस। तो अगर बोला जाए मोर विस्कस कौन है, तो हनी इज मोर विस्कस। क्लियर है, गाढ़ा कौन है ज्यादा, हनी है, तो वो ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है, बेचारा स्लोली चलेगा। अब क्या है बच्चे लोग अपने पास एक्सप्लेनेशन, लो विस्कोसिटी का मतलब है भैया स्मॉलर पार्टिकल डिफ्यूज, ठीक है ना। तो भैया स्मॉलर पार्टिकल किसके हैं, इंक के हैं, डिफ्यूज फास्ट है। तो देखो जिसकी लो विस्कोसिटी है, लो विस्कोसिटी देखो इसकी तो हाई थी, हनी की तो हाई थी, तभी तो वो क्या कर रहा था, तभी तो वो एकदम स्लोली मूव कर रहा था ना। तो भैया जिसकी कम विस्कोसिटी होगी, जैसे पानी की कम है, वो तो फटाफट से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो भैया कह रहे हैं इंक के पार्टिकल स्मॉलर होते हैं, डिफ्यूज भी कर जाते हैं जल्दी। हनी के पार्टिकल भैया लार्ज होते हैं, कोहेसिव फोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कोहेसिव का क्या मतलब होता है बच्चों लोग, बेसिकली हनी जो है भैया, हनी के पार्टिकल्स के साथ क्या होता है बच्चे लोग, बहुत ज़्यादा टाइटली स्टिक होता है, इस तरीके से चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो भैया लार्ज कोहेसिव फोर्स और बहुत हाई विस्कोसिटी होने की वजह से बहुत स्लो डिफ्यूजन इसमें देखा जाता है। और भैया टेम्परेचर इंक्रीज स्पीड, लेकिन अगर तुम इसको टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर कर दोगे तो स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। इसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें क्या याद रखना है, यूज इंक और हनी टू कंपेयर डिफ्यूजन रेट्स। तो भैया डिफ्यूजन का डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब तुम इसका एग्जाम्पल देना है तो तुम इंक और हनी का यूज करोगे, ठीक है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करोगे ऑफ लो विस्कोसिटी वर्सेस हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स, ठीक है। तो पॉइंट क्या दिमाग में रखना है तुम्हें एग्जाम में, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है। अगेन जो पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं वो इस पॉइंट को मेंशन कर लेना अपने नोट्स में, क्लियर है। अगर अब तुम एग्जाम के पास ही और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है तो भैया ऑफकोर्स फिर तो तुम्हें कोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन साथ में तुम्हें पीपीटी मिल जाएगी जिससे तुम इजीली क्या कर सकते हो, बिना अपने नोट्स बनाए पढ़ सकते हो। बट आई विल सजेस्ट यू कि अपने नोट्स तो पक्का बनाओ ही, इधर यू आर अ पेड और एन अनपेड स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि यार खुद के नोट्स बनाने में ना, खुद की हैंड राइटिंग में बहुत फर्क होता है, ठीक है, दूसरे के बनाए देने में। पका पकाया खाना वैसे हम सबको पसंद है, ठीक है ना, हमें चाहिए कि हम अपना हाथ पैर भी ना हिलाए, तो भैया हाथ पैर दोनों हिला लेना, क्योंकि तभी ज़्यादा भला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है चलो अपने पास इसके एरा एक्टिविटी 1.5 जो आपको क्या कहती है, कॉपर सल्फेट या फिर KMnO4 इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। देखो क्या है, कॉपर सल्फेट या फिर KMnO4। कॉपर सल्फेट को मैं कैसे लिखती हूँ, CuSO4, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को हॉट एंड कोल्ड वाटर में डालोगे तो क्या क्या फर्क आएगा। तो भैया KMnO4 है, वही पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है, 2-3 क्रिस्टल ठंडे पानी में डालो, 2-3 क्रिस्टल गर्म पानी में डालो, क्या ही फर्क आएगा। देखो क्या है, तुम्हें भी पता है, हॉट वाटर में डालोगे तो मैम डिफ्यूज फास्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया ड्रॉप क्रिस्टल इनटू हॉट एंड कोल्ड वाटर विदाउट स्टिरिंग, तुम्हें स्टिर नहीं करना, ऐसे मिलाना नहीं है कि घोलना नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, कलर स्प्रेड फास्टर इन हॉट वाटर, ऑफकोर्स ही बात है, हॉट वाटर है उसमें तो जल्दी जल्दी कलर आ जाएगा, और जबकि कोल्ड वाटर में तो बहुत कम कलर आएगा, ठीक है, स्लोअर आएगा कलर। इसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है,
ज्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो जाता है बच्चे लोग, वही है काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, और हाई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बच्चे लोग, डिफ्यूजन को फास्टर कर देती है। ठीक है, इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एग्जाम इंपॉर्टेंट के लिए देखो कॉमन क्वेश्चन जो है बच्चे लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डिफ्यूजन पूछा ही जाता है, और जब ये पूछा जाए कि भाई क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डिफ्यूजन पे, तो भैया हमें ये वाला एक्सपेरिमेंट एज एविडेंस दे देना है। क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो ये है कि भैया एग्जाम्पल के तौर पे इसको दे देना जब तुमसे पूछा जाए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है डिफ्यूजन पे, तो KMnO4 या कॉपर सल्फेट को हॉट एंड कोल्ड वाटर में डाला है हमने, इस तरीके का एक एग्जाम्पल दे देना। क्लियर है? चलो जी, जिसको क्लियर है एक बार पर्पल हर्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से भेज देना। नेक्स्ट क्या है बच्चों लोग हमारे पास, एक्टिविटी 1.6 ह्यूमन चेंज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो क्या है, ह्यूमन चेंज जिनमें क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ध्यान से देखना क्या है, तो भैया इन्होंने क्या किया है, 4 ग्रुप बनाए हैं। 4 ग्रुप में से जैसे एक पहले ग्रुप में तो सबको इस तरीके से पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब देखो लो ऐसे बाहों में बाहें डाले थे, एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है, होल्ड कर रखा है। ठीक है ना, तो भैया दूसरे ने क्या कर रखा है, हाथ पकड़ रखे हैं, तीसरे ने क्या कर रखा है, फिंगर टिप को टच कर रखा है। ठीक है, तो भैया 4 ग्रुप होल्ड ईच अदर विद वेरी क्लोजनेस। ठीक है ना, कोई एकदम हक करके बैठा हुआ है, कोई थोड़ा सा ऐसे पास है, कोई थोड़ा सा दूर दूर हाथ पकड़ के, और कोई बिल्कुल ही फिंगर टच है। तो भैया आपको क्या बताना है, भाई देखो एक की लॉक्ड आर्म्स है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे होल्डिंग हैंड्स हैं। ठीक है जी, ये फिंगर टिप टच है इस तरीके से। अनदर ग्रुप ट्राई टू ब्रेक देम, और चौथे ग्रुप को क्या करना है, 3 ग्रुप इस तरीके से थे, लेकिन चौथे ग्रुप को क्या करना है, उनको हटाना है, सेपरेट करना है। तो किसको वो जल्दी सेपरेट करेगा, कमेंट में बताना प्लीज, आंसर मत देखना बच्चों। एक टॉपर में जो तुम्हारे क्लास में जो बच्चा 100% मार्क्स लाएगा साइंस पे, और तुम में बस इतना ही फर्क होगा कि वो टॉपर बच्चा आंसर कमेंट में पहले करके आया है, फिर उसने देखा है अरे मैंने यहाँ पे गलती करी, या फिर मेरा चलो पूरा ठीक था। ठीक है, तो भाई उसी पर डिपेंड करेगा कि तुम कहाँ पे जाओगे। और अगर तुम इंग्लिश मीडियम से हो तो ट्राई करना कि तुम इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में आंसर करने का, और अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो ट्राई करना हिंदी में आंसर करने का। ठीक है, दैट विल इंक्रीज कि भाई तुम एग्जाम में लिख के क्या वर्ड आने वाले हो, और फिर तुम्हें वो वर्ड भी पता चल जाएगा, अच्छा इंग्लिश का ये वर्ड मैं इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अपन ने विस्कस यूज़ किया, तुम्हारे दिमाग में आता रहा है मैम जो गाढ़ा होता है ना उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पर तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि भाई वो गाढ़े को कहते क्या। ठीक है, तो विस्कस वाला वर्ड तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो कमेंट में, जिससे तुम्हें क्या हो जाए, तुम्हें आंसर लिखने आ जाए। ठीक है, चलो जी, मैम आप ऐसे बता क्यों रहे हो बच्चों, मुझे पता है कोई नहीं बताता है, और अल्टीमेटली तुम्हें पेपर फिर अटैम्प्ट करना भी नहीं आता है। पर बच्चों जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, पेपर को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, रिप्रेजेंट करना आना ही चाहिए। सो जस्ट ट्राई टू राइट योर थॉट्स इन द कमेंट। ठीक है, जो भी तुम आंसर कर रहे हो ट्राई करना इंग्लिश में लिखने का, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तुम्हारे पेपर अगर तुम्हें इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है। चलो अगला प्रश्न बच्चे लोग अपने पास, तो भैया जैसे जैसे अपन ने देखा कि चौथा ग्रुप हटाना चाहता है, तो जिसने फिंगर टिप से पकड़ा हुआ उसको हटाना तो एकदम इजी बच्चों का खेल है। क्यों भैया, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ही नहीं। इस वाले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, और जिन्होंने पूरा ऐसे होल्ड कर रखा है, ठीक है ना, ठीक है, जिन्होंने आर्म्स को होल्ड कर रखा है, तो भाई उनके लिए तो भाई उनको तो सेपरेट करना बहुत टफ हो जाएगा ना। तो वही वाली चीज़ ऑब्जर्वेशंस क्या है, इजीएस्ट टू ब्रेक फिंगर टिप चेन। तो भैया जो फिंगर टिप वाला चेन है उसको तोड़ना बहुत ईजी है। ठीक है, और लॉक डाउन वाला चेन को तोड़ना सबसे ज़्यादा कठिन है। एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस सिमुलेट्स फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल। तो भैया ये तुम्हें बता रहा है भाई फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल, सॉलिड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस दैट इज क्लोजेस्ट हेल्ड। तो बेसिकली बच्चे लोग जिनके पास क्या है, क्लोजेस्ट होल्डिंग है, क्लोजेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो उनको तोड़ना बहुत बहुत कठिन है। लेकिन जिनके पास क्या होता है बच्चे लोग, देखो कह रहे सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। लिक्विड में देखो तो भैया इंटरमीडिएट होते हैं, तो लिक्विड को कंपैरेटिवली हटाना इजी है, लेकिन गैसेस में क्या होता है, वीकेस्ट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिया था ह्यूमन का, लेकिन उसके बाद इसको ले आया एक्सप्लेनेशन में कहा सॉलिड लिक्विड गैसेस पे, क्योंकि सॉलिड्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा कम होता है, उनको तोड़ना बहुत बहुत कठिन होता है। ठीक है जी, वही वाली चीज़ है, और गैसेस में वीकेस्ट होते हैं, लिक्विड में मॉडरेट होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यूज ह्यूमन चेन एनालॉगी टू एक्सप्लेन रिलेटिव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो भैया ये जो ह्यूमन चेन एनालॉगी है, ये जो मैंने आपको कंपेयर करके बताई है सॉलिड लिक्विड गैसेस के कि कितना ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही ज़्यादा उनका बोन तोड़ना टफ है। ठीक है, तो इसको यूज़ करके आपको क्या करना है, एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है जी, और डन है पाजी ते कुड़ियों ते मुंडो, एक बार जल्दी जल्दी से भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल और लाइक शेयर कर दो भैया। ठीक है, इफ यू आर न्यू टू द चैनल। चलो अगला क्या है बच्चे लोग, ब्रेकिंग नेल, चॉक या फिर रबर बैंड। तो भैया आपको क्या करना है, नेल इज नॉट नाखून, नेल इज द आयरन नेल जो हम यूज करते हैं। ठीक है,
तो प्रोसीजर क्या है बच्चे लोग, इनको ट्राई करो, ठीक है, हैमर करो, कट करने का कोशिश करो, स्ट्रेच करो। तो रबर बैंड को स्ट्रेच करो तो टूट जाएगा। नेल को अगर तुम्हें बेंड करना है या फिर हैमर करके देखो, ठीक है ना, चौक को हैमर करके देखो या चौक को ऐसे करोगे वो भी वैसे भी टूट जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चे लोग, रबर बैंड तो डिफॉर्म हो जाएगा, रबर बैंड तो डिफॉर्म हो जाएगा भाई, वो अपनी शेप बदल देगा। इलास्टिक है, ठीक है ना, उसको खींचो, स्ट्रेच करो तो वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। नेल रेजिस्ट करेगा भाई, तुम उसको ठोको पीटो, वो रेजिस्ट करेगा कि भाई मैं नहीं हिलूंगा, लेकिन क्या है वो थोड़ा बहुत बेंड हो सकता है, ठीक है, या फिर टूट भी सकता है समटाइम्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, चॉक ब्रेक। तो चाक तो इजीली ब्रेक हो जाता है, मतलब चॉक क्या है, ब्रिटल, ठीक है। शोज डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो भैया ये भी क्या दिखा रहा है, इससे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस की बात करूं, मतलब आयरन नेल जो है, नेल के पार्टिकल्स के पास इंटर पार्टिकल फोर्सेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद किसके पास है, चॉक के पास है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रबर के पास। क्लियर है, इसके पास तो इलास्टिसिटी है, ठीक है। और नेल के पास क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेल इलास्टिक नहीं है, नेल ऐसे ही नहीं होता स्ट्रेच करो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, नहीं, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज, नेल इज रिजिड। चलो इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर। इस पे भी काफी प्रश्न आए हैं, तो ध्यान से देखते ना। तो भैया तुम्हें क्या करना है, पानी को कट करके देखो, फिंगर से इस तरीके से कट करके देखो पानी के ग्लास को, कट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है, कैन नॉट कट वाटर सरफेस इजीली, वाटर सरफेस रेजिस्ट, क्योंकि वाटर का सरफेस क्या करता है बच्चे लोग, रेजिस्ट करता है, रोकता है कि ना काटे भाई रुक जा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या करना है, इसके एक्सप्लेनेशन में आपको डालना है सरफेस टेंशन ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज द कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है ना। कोहेसिव का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, दो डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं, मतलब ये वाटर के ही हैं, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल और ये भी, लेकिन ये दोनों आपस में कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द कोहेसिव फोर्स। क्योंकि वाटर पार्टिकल्स आपस में काफी अच्छा खासा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे भैया, इनके पास अच्छा खासा कोहेसिव फोर्स है, और इनका जो सरफेस टेंशन जो कि कोहेसिव फोर्स की वजह से आ जाता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे और कीपिंग सरफेस इंटैक्ट, तो भैया वो क्या रहेंगे, सरफेस से इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। तो पानी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, तुम ना ये याद रखना, दीज आर द वेटेबल लिक्विड्स। कोहेसिव क्या होते हैं बच्चों लोग, इन बिटवीन टू। जैसे कि मैंने बोला कि तुमने ग्लास में पानी डाला तो क्या ग्लास गीला हुआ, हो गया मैम, क्यों, क्योंकि ग्लास का सरफेस जो है और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, इसीलिए ग्लास का सरफेस गीला हो गया। लेकिन अब तुम क्या डालो, नॉन वेटेबल लिक्विड। नॉन वेटेबल लिक्विड का एग्जाम्पल दे देना, जिसको तुम ग्लास में डालोगे तो ग्लास गीला भी नहीं होगा, ठीक है, लिक्विड है पर फिर भी ग्लास गीला नहीं होगा, ठीक है। तो वो बता देना कि भैया कौन सा ऐसा लिक्विड है जो नॉन वेटेबल है। बहुत सारे हैं जिनका एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जिनका कोहेसिव कम होता है, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या है, कनेक्ट सरफेस टेंशन टू फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स एंड एग्जाम्पल। तो भैया सरफेस टेंशन को यहाँ पे रिलेट कर देना, किसके साथ, सरफेस टेंशन को रिलेट कर देना कि भैया पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्सेस हैं अट्रैक्शन के, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जल्दी से कट नहीं होता, पानी कट नहीं होता ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, खत्म हो गया, 2 मिनट दो। तुम लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, ऋषिका का होगा पेट पैच ऐसे करके, और उमर शेख कह रहे हैं मैम कहाँ पे, अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ भाई, कैसे बताऊँ कहाँ पे, कोई नहीं पर चलो जी। नेक्स्ट क्या देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यही आपके पहले इन टेक्स्ट प्रश्न है, सारी एक्टिविटीज हो चुकी हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी कल जो है वो आप लोगों का इसका टेस्ट होगा इस वाले चैप्टर का, तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है।
चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आवर्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इनमें से बताना आपको इनमें से कौन कौन सा मैटर है, ठीक है, और कौन कौन सा मैटर नहीं है। तो जो सा मैटर नहीं है वो कमेंट में बता देना बिना आंसर देखे, ठीक है। जिन जिन ने बता दिया है आंसर वही केवल देखना क्या है बच्चे लोग। दिख रहे ना, मैं साफ साफ दिख रही। तो कौन कौन सा मैटर नहीं है, तो यहाँ पे हेट इमोशन है, ठीक है, लव इमोशन है, ठीक है, थॉट्स कोई जगह नहीं घेरते, ना ही कोई उनमें मास होता है, कोल्ड ठंड लगना, ठीक है, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो बाकी के बाकी सारे क्या है बच्चों लोग आपके पास मैटर हैं। और देखो लव, हेट, थॉट्स एंड कोल्ड, ये चारों के चारों क्या है मतलब आपके पास नो मैटर हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। कोल्ड इज अ सेंसेशन है, तो ये कोई सेंसेशन या फिर कोई फीलिंग है वो आपका मैटर नहीं है। बाकी जो चेयर, एयर, स्मेल, आप लोग कहोगे मैम स्मेल कैसे मैटर है। स्मेल क्या है बच्चों लोग, खाने के पार्टिकल्स, ठीक है, खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स जब एयर में घुले होंगे तभी तो क्या हुआ होगा, तभी तो आपकी नोज तक गए होंगे ना बच्चे लोग, ठीक है ना। तो बेसिकली बच्चे लोग क्या है, वो जो स्मेल आ रही है उन पार्टिकल्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है ना, तभी तो उस पर्टिकुलर चीज़ की आपको स्मेल आ रही है, ठीक है ना। तो वही वाली चीज़ है कि भैया इसी करके क्या है ये मैटर हो जाते हैं। स्मेल इटसेल्फ इज कॉज्ड बाय मैटर, सो स्मेल इज इक्वल्स टू इफेक्ट ऑफ मैटर, क्योंकि भैया स्मेल जो है वो इटसेल्फ ही मैटर ही उसको कॉज कर सकता है। मॉलिक्यूल जो है वही जब वोलेटाइल होके एयर में एनवायरमेंट में डिस्पर्स हुए होंगे तभी वो तुम्हारी नोज तक पहुंचे होंगे। अगर वो मैटर डिस्पर्स नहीं हो रहे होते, ठीक है ना, अगर मैटर ने कुछ इफेक्ट नहीं दिखा रखा होता तो क्या हो जाता बच्चों, वो स्मेल कभी तुम्हारी नोज तक जाती ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए स्मेल जो है वो कॉज बाय मैटर, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, मैटर का इफेक्ट ऐसे जानते हैं कि हाँ ये मैटर ने ही कॉज किया है। चलो अगली बात है बच्चों लोग, गिव रीजंस। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches several meters away but smell of cold food require you to go close। ये अपन ने अभी पढ़ा था, पर बोर्ड देख लेना कि किस तरीके से आपको लिखना है। हाई काइनेटिक एनर्जी से डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, पार्टिकल ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, स्प्रेड फास्टर एंड फार्दर, ठीक है, पढ़ लिया था। इसके बाद है डाइवर कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है। तो वही वाली बात है कि भैया ये शो करता है कि लिक्विड कैन फ्लो एंड डू नॉट ऑफर रिजिड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली भैया डाइवर जो है वो पानी को कट कर सकता है, जबकि हम अपनी फिंगर से पानी को कट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, फिंगर से हम कट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स। ऑल्सो क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से वो जो पानी है वो रिफिल हो जाता है, कट नहीं होता है। लेकिन बच्चों लोग अगर मैं बात करूँ डाइवर तो कट कर देता है, तो ये दिखाता है दिस शो दैट लिक्विड कैन फ्लो, कि लिक्विड फ्लो तो कर सकता है लेकिन ज़्यादा रिजिड रेजिस्टेंस नहीं देता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस नहीं देता है कि तुम्हें ब्रेकर करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो वाली चीज़ है। द प्रॉपर्टीज फ्लूइडिटी एंड दैट पार्टिकल कैन मूव पास्ट ईच अदर। तो भैया इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं, कि भाई वो फ्लो कर जाता है, फ्लूइडिटी है उसके अंदर, जिससे कि वो ज़्यादा रिजिड रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। जैसे अब तुम सॉलिड के बीच से, बर्फ के बीच से हाथ जाने की कोशिश करो तो नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन जब तुम बर्फ के अंदर से तैरोगे नहीं तैरा जाएगा, पर जब तुम वाटर के अंदर से तैरोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर कट हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है ना, क्योंकि वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे लोग फ्लूइडिटी, कि भाई वो बह सकता है तो उसको हटाया भी जा सकता है, और दैट पार्टिकल कैन मूव पास्ट ईच अदर। भैया उसके पार्टिकल क्या होते हैं, वो ज़्यादा हाई प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर, ठीक है, तो पार्टिकल्स मूव हो सकते हैं, तो इसलिए वो कट हो जाता है, ठीक है, डाइवर क्योंकि कट कर देता है पानी को, जबकि फिंगर नहीं कर पाती है, ठीक है। चलो जी, ऑल्सो क्या होता है उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी पोस्चर जो होता है ना डाइवर का, वो भी हेल्प करता है वाटर को कट करने में, ठीक है, जबकि फिंगर्स कट नहीं कर पाती है क्योंकि उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी पोस्चर नहीं होता है, ठीक है। चलो जी, इसके बाद क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये भी बच्चों आपका इंडेक्स में पूछा गया है, आपके पेपर में आया हुआ है। तो भैया वही है 5 पार्टिकल्स की, भैया एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, न्यूमरस होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं हमेशा, और क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है जी। कर लोगे क्या बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका, और ये है आपका भैया पहला होमवर्क। एक तो होमवर्क आपको दे चुकी हूँ, ठीक है, वो तो एक्टिविटीज थे, लेकिन होमवर्क जो एक्चुअल में है ये होमवर्क है भैया आपका पहला। आपको बताना है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एवेपोरेशन, ठीक है ना। तो अब बोलोगे कि मैम एवेपोरेशन के बारे में तो पढ़ाया नहीं है, पूछ क्यों रहे हो, जिनको नहीं पता है मत बताओ, मुझे बस ये पता है तुम लोगों का कि तुम लोग बहुत बार क्या करते हो, आंसर देख ही लेते हो, इसलिए क्या है, जिस जिसको पता है इसका आंसर वो बता दो, जिस जिसको नहीं पता है तो क्लास के बाद मतलब क्लास में ही इसका आंसर भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है।
तो इट अकर ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, या इट कॉज कूलिंग बिकॉज इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट, या फिर इट डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। ठीक है, जल्दी से बता देना। चलो जी, होमवर्क का पहला है तो लिख देना फर्स्ट होमवर्क और उसके बाद अपना आंसर कर देना ABCD में से कौन सा करेक्ट होगा। अगला देखो क्या है, अगला टॉपिक है बच्चे लोग स्टेट्स ऑफ मैटर। जो क्या कहता है भैया, उसके की पॉइंट्स है भैया सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ही हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है ना, चलिए जी, तो बोस-आइंस्टीन वगैरह तो आपके सिलेबस में है नहीं, प्लाज्मा स्टेट भी नहीं है, लेकिन देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो भैया सॉलिड की शेप डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है। ठीक है ना, पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनकी पोजीशन फिक्स होती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते तुम उसको। और स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज, इंटर पार्टिकल बोले तो इन बिटवीन टू, ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल था, ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल था, इन दोनों के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है ना, तो बेसिकली मान लो ये भी एक सॉलिड का पार्टिकल है, आयरन नेल वाला ये भी एक सॉलिड का पार्टिकल है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल, मतलब इन बिटवीन टू, इंटर का मतलब इन बिटवीन टू, इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ही ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, समझ आ गई वाली चीज। चलिए इसके बाद क्या है, लिक्विड के पास क्या होता है बच्चे लोग, शेप डेफिनेट नहीं होता है, पर हाँ वॉल्यूम उसका डेफिनेट होता है। ठीक है, शेप तो भैया ये कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें भी तुम उसको डालोगे। ठीक है, पार्टिकल कैन स्लाइड, पार्टिकल क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, मॉडरेट फोर्सेस दिखाएंगे। ठीक है, गैसेस में क्या होता है बच्चे लोग, नो फिक्स्ड शेप, गैसेस में कोई फिक्स शेप नहीं होता है या फिर कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, गैसेस क्या करते हैं, कंटेनर को फिल करती है बेसिकली भैया, ना फिक्स शेप ना वॉल्यूम। इस रूम में डालो तो फैल जाएगी इस रूम के जितनी। ठीक है, उसको छोटे से एरिया में डालो, सिलेंडर में डाल दो, सिलेंडर में उतने ही एरिया में रहेगी। ठीक है ना, तो बेसिकली नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना भी शेप भी कितना है। ठीक है, चलो लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, भैया इनमें पार्टिकल्स के बीच में इतने ज्यादा डिस्टेंसेस होते हैं कि भैया इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल ही होते हैं। ठीक है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी, भैया काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये इधर उधर भागते रहते हैं हर टाइम। ठीक है, चलो जी, इसके बाद क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, तो भैया ये हाईली कंप्रेसिबल है, ये दोनों नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है, ना तुम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो ना ही सॉलिड्स को। ठीक है, लिक्विड्स को फिर भी बोला जाता है हल्का बहुत, अगर ना के बराबर ही कंप्रेस कर पाओगे, सॉलिड को तो कतई ना कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या बच्चे लोग, बी एबल टू ड्रॉ द लेबल डायग्राम्स, तो भैया आपको डायग्राम ड्रॉ करने आने चाहिए। ठीक है, कैसा, पार्टिकल अरेंजमेंट एंड मोशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखो ये रहा, तुम्हें डायग्राम ये वाला ड्रॉ करना आना चाहिए भाई। सॉलिड हो तुम इस तरीके से बनाओगे, लिक्विड के पार्टिकल्स में तुम थोड़ा सा स्पेस दिखा दोगे और गैस के पार्टिकल्स में तुम थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दिखा दोगे। ठीक है, ये जो रेड रेड है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो ब्लैक वाले पार्टिकल्स हैं कि भैया तुम्हें एक बॉक्स बना देना, ठीक है, उसमें तुम्हें इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखा देने कि हाँ जी ये वाले पार्टिकल्स थोड़े से क्लोज हैं इस तरीके से। ठीक है ना, लिक्विड में जब तुम दिखाओगे तो भैया ये वाला बॉक्स बना देना कि लिक्विड है और लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है, थोड़े से इससे दूर है। ठीक है, इस तरीके से बना देना। और गैस में जो पार्टिकल्स हैं भैया लोग वो क्या बना देना, थोड़े से ज़्यादा ही दूर बना देना। ये लो 1 2 3 4 5 बस इतने बना देना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ये प्लेट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख देना सॉलिड का ये पार्टिकल इस तरीके से दिखाना, लिक्विड के इस तरीके से और गैस के इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो टीचर खुश हो गए, तुम्हें पूरा नंबर दे ही देगा। क्लियर है जी, क्लियर है। चलो बच्चों अगला चलते हैं जी, अपना नेक्स्ट क्या है अपने पास, सॉलिड शेप एंड रिजिडिटी। ठीक है, शेप एंड रिजिडिटी की बात करते हैं। प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन, स्केचिंग शोज डेफिनेट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड मेंटेन अ शेप एंड आर हार्डली कंप्रेसिबल। ठीक है, अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, पेन, बुक, निडल, वुडन स्टिक, ये सब क्या है बच्चे लोग, सॉलिड हैं और रिजिड है। ठीक है, अब की आइडिया क्या है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज एंड फिक्स्ड पोजीशन। वही वाली चीज़ है, बस उसको अलग तरीके से लिख रखा है क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, एक ऑब्जर्वेशन करके दिखाया था कि एक्टिविटी में तो हमने देख लिया, चाहे पेन को देख लो, चाहे बुक को, निडल को, वुडन स्टिक, किसी को भी देख लो बच्चे लोग, ये सारे के सारे शो क्या करेंगे भैया, शेप डेफिनेट है। ऐसा नहीं है ये पेन है इसको मैं पिघला दूं तो भी ये पेन रहेगा, नहीं भाई। ठीक है, बुक है, निडल है, ठीक है, सबकी शेप फिक्स होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई इस टेम्परेचर पे ये शेप है दूसरे पे ये हो जाएगी, नहीं नहीं, मतलब काफी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो सेम ही शेप का रहता है। ठीक है ना, हार्डली कंप्रेसिबल, ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारा गर्मी में जो तुम्हारा पेन है वो प्लास्टिक का ना रह गया, मतलब वो बेचारा पिघल जाता है या पेन की तरह काम ही नहीं करेगा, नहीं। तो भैया क्या है, वो हार्डली कंप्रेसिबल दिखाएगा। ठीक है, समझ आई वाली चीज। चलो नेक्स्ट है, हो गया ये एक्टिविटी 1.10 दैट इज द लिक्विड प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेजर 50 ml, तो देखो दिखा रहे हैं भैया, मेजर एंड पोर सम 50 ml इनटू कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप। तो भैया डिफरेंट शेप के कंटेनर ले लो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये बॉटल ले ली, इस शेप की बॉटल है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने ये वॉश ग्लास ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने दोनों में ही 50 ml डाला हुआ है, तो भैया क्या होगा,
जिस तरीके का कंटेनर उस तरीके की वो शेप ले लेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम तो लेकिन सेम ही रह रही है, समझ रहे हो। 1 लीटर पानी है मान लो, तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। 50 ml पानी है तो 50 ml का 50 ml ही रहेगा, ठीक है ना। पानी चाहे तुम बॉटल में लो या फिर तुम ग्लास में डाल के पियो, 50 ml है तो भाई वो 50 ml ही रहेगा, उसका वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि वॉल्यूम रिमेन सेम, शेप चेंजेस टू फिट कंटेनर। तो भैया अगर तुमने बॉटल में दे रखा है पानी तो वो बॉटल की शेप का हो जाएगा, ग्लास में दे रखा है तो ग्लास की शेप का हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, दे कैन फ्लो। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या है, क्लियर डिस्टिंक्शन क्या है भैया लोग, सॉलिड की फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम है, लिक्विड की ओनली फिक्स्ड वॉल्यूम है, और गैसेस की ना तो फिक्स्ड शेप है, ना तो फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। चलो अगला है बच्चे लोग अपने पास ये रहा, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। सिरिंजेस विद गैस, वाटर एंड चॉक। तो देखो जी, ये अपन ने सिरिंजेस ली हैं, ठीक है। सिरिंजेस तुमने देखी होंगी, डॉक्टर ऐसे करके लगता है कि हाँ सही से निकल रहा है इसमें से, ठीक है, डरा देती है भाई। मुझे तो बहुत डर लगता है सिरिंज से, बताना तुम्हें भी सिरिंज से डर लगता है क्या। तो देखो जी 3 सिरिंजेस हमने लिए हैं, एक को तुमने सिंपल खाली डाला है, ठीक, खाली रखा है, खाली एयर है उसके अंदर, 1 विद वाटर, एक में पानी है, और तीसरे में क्या बच्चे लोग चौक के पीस हैं एंड पुश पिस्टन्स। तो भैया देखो यहाँ पे जो सिरिंज है ना, मतलब जो ये इसका निब होता है, जो पिन होता है, उसको नहीं लगा रखा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रखा है, मतलब इसको लगा रखा है, रबड़ की कोक लगा रखी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि सब में निडल डली ही आती है, निडल हमें बाद में डालनी पड़ती है, ठीक है। वैसे जब तुम इसको लेने जाओगे ना तो नॉर्मल ऐसे ही मिलेगी विदाउट द निडल, ठीक है। तो निडल बाद में डालनी पड़ती है। तो देखो 3 सिरिंजेस तुमने ले ली, एक खाली है, खाली को पुश करना बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। जिसमें पानी होगा उसको पुश करना थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन जिसमें चॉक पीस है उसको तो पुश करना काफी हार्ड रहने वाला है, ठीक है। तो वही ऑब्जर्वेशन पूछेंगे, ठीक है ना। तो भैया एयर की सिरिंज क्या हो जाती है, इजीएस्ट टू पुश हो जाती है, वाटर की हार्डली कंप्रेसिबल एंड चॉक की लीस्ट कंप्रेसिबल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, गैसेस जो होते हैं बच्चे लोग वे हायर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग होती है, इसलिए कंप्रेसिबल होते हैं। जो भी पढ़ा है उसका बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ा अपन पहले चुके, बस एक्टिविटी से इसका एग्जांपल दे रहे हो तुम लोग कि वे सिरिंजेस का एग्जांपल देके बता सकते हो किस तरीके से इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी रैंकिंग, गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, देन लिक्विड एंड सॉलिड इनकंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। इसके बाद क्या है, टेक्स्ट प्रश्न है बच्चों लोग, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। वह जो मास बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं अपन लोग, डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का यूनिट बता दोगे क्या, मास का यूनिट कितना होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का कितना होता है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर सीजीएस में लिखते हो तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एमकेएस में लिखते हो तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, इनका डेंसिटी इंक्रीज के ऑर्डर में लगाना है, जैसे क्या है, एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन, ठीक है। तो एयर जो है भैया लोग हमें दिखाना क्या है, डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि जिसका सबसे हाईएस्ट है वो सबसे आगे लिखना। तो भैया ये रही अपनी डेंसिटी। एक बार एग्जांपल का आंसर खुद से करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद आंसर मैच कर लेना, ठीक है। कॉपी पे लिख के देख लेना एक बार, फिर मैच कर लेना। क्या है, आयरन की कह रहे भैया सबसे ज्यादा है, इसके बाद क्या कह रहे भैया चॉक की है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हनी की है, देन वाटर की है, वाटर से कम कॉटन की है, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज एंड देन एयर, ठीक है। तो एयर जो है बच्चे लोग, एयर का मतलब प्योर एयर ले रहे हैं, उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है। और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में क्या ले रहे हैं भैया, उसमें तो प्रॉपर क्या है, एयर जो भी पूरा एग्जॉस्ट हो रखी है, ठीक है ना। तो वही वाली चीज, एक तो एयर है और एक एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है। तो भैया एयर में क्या होगा, कम, एयर का डेंसिटी सबसे कम है, हल्की है एयर, ठीक है, कंपेयर टू जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, गंदगी निकल रही है चिमनीज से, वो तो काफी ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। उसके बाद कॉटन आ जाता है, कॉटन के बाद भैया वाटर आ जाता है, और वाटर के बाद हमारे पास क्या आता है, हनी, हनी इज मोर विस्कस, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है चॉक, एंड देन फिर सबसे ज्यादा जो मैं बात करूंगी भैया, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, आयरन की है, ठीक है। मतलब उसका मास सबसे ज्यादा है और वॉल्यूम क्या है उतनी ही कम है, वो वाली चीज है, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज। चलो जी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी, क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। एक्सप्लेनेशन है, गैसेस लाइक एयर एंड एग्जॉस्ट हैव वेरी लो डेंसिटीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस है। कॉटन क्या है, वैसे तो देखो इसको तुम ना लिक्विड बोलोगे ना ही गैस, तो सॉलिड बोल सकते हो, लेकिन क्या है बहुत लाइट होती है बिकॉज ऑफ द ट्रैप्ड एयर, क्योंकि इसके अंदर ट्रैप होती है एयर, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कॉटन पूरा कॉटन है, कॉटन में एयर ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से क्या होता है एयर के कंपैरिजन की ही वो आती है, ठीक है, पर एयर नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं उसको
एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से थोड़ा ज़्यादा डेंस बताते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, लिक्विड की बात आती है, बिकॉज कॉटन को इसीलिए ही यहाँ पे रखा गया, लिक्विड से पहले ही रखा गया है, इवन आफ्टर कि भाई ये सॉलिड है, फिर भी कॉटन जो है वो लिक्विड से कम डेंस है। वाई? बिकॉज ऑफ द ट्रैप्ड एयर, हमने इसको एयर की कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर रखा है, लेकिन लिक्विड की कैटेगरी से नीचे रखा है, ठीक है, डेंसिटी में। लिक्विड लाइक वाटर एंड हनी हैव मोर डेंसिटीज, ठीक है ना। तो भैया वाटर की डेंसिटी बल्कि ज़्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में या कॉटन के कंपैरिजन में। सॉलिड की बात करो भैया, सॉलिड तो चौक है ही या फिर आयरन है ही, तो भैया इनकी तो बहुत हाई डेंसिटीज होती हैं, विद आयरन बीइंग द डेंसेस्ट अमंग देम। तो आयरन सबसे ज़्यादा डेंस हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्लियर है पाजी? चलो बच्चे लोग, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अगला प्रश्न है बच्चे लोग आपके पास, देखो, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो आपको बताना है स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तुमने लिख दिया, ये प्रॉपर्टीज हैं। जैसे शेप की बात करूँ तो ये बहुत अच्छे से पता है, सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, लिक्विड की शेप क्या होती है, नो डेफिनेट शेप, गैस की तो नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये तो फिल द एंटायर कंटेनर, ये क्या हो जाती है, शेप ऑफ कंटेनर ले लेती है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करूँ तो भैया इनका डेफिनेट वॉल्यूम है, इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन गैसेस का क्या हो जाता है, ये जितना कंटेनर, जितना बड़ा कंटेनर है उतनी ज़्यादा तुम्हें दिखेगी। मैम ये हमें समझता नहीं आया, देखो मैं बताती हूँ, ये बॉटल है, ठीक है, इसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है, मान लो 50 ml पानी है, तो भाई 50 ml ने इतना वॉल्यूम ले रखा है, 50 ml इतना। लेकिन अगर अब मैं इसे 50 ml गैस डाल दूँ, मान लो मैंने बताया 50 ml पानी है, 50 ml गैस है, तो देखो ये गैस कितना स्पेस लेगी, इसमें ज़्यादा पानी भरोगे तो 50 ml गैस इतना स्पेस ले लेगी, इसमें इतना पानी भरा हुआ तो 50 ml गैस ने इतना पूरा का पूरा स्पेस ले रखा है। तो बेसिकली वॉल्यूम फिक्स नहीं है, जितना इसको हवा दोगे, जितना बड़ा कंटेनर दोगे। मैम लिक्विड को भी तो जितना बड़ा कंटेनर देंगे उतना, नहीं भाई, लिक्विड को तुमने देख लो पूरी बड़ी बॉटल दे रखी है, पर ऐसा नहीं ना लिक्विड यहाँ इस बॉटल के टिप तक है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। लिक्विड तो क्या है, कह रहा भाई मैं 50 ml तो मैं 50 ml ही लूँगा, मतलब मेरा वॉल्यूम फिक्स रहेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, गैस कह रहा है भाई तुम 100 ml का बीकर दे दो, मैं 100 ml जितना हो जाऊँगा, तुम 150 का दे दो, मैं 150 जितना हो जाऊँगा, तुम भैया 10 ml का दे दो, मैं 10 जितना हो जाऊँगा। समझ आई वाली चीज़? क्लियर है? चलो वेरी 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 बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, फ्लूइडिटी क्या है बच्चे लोग, एबिलिटी टू फ्लो होती है, ठीक है। सॉलिड तो फ्लो नहीं कर पाएंगे, लिक्विड थोड़ा बहुत, हाँ लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैसेस इजीली फ्लो कर सकती है, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेसिस की बात करें तो स्पेस इसमें सबसे ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है, इसमें मॉडरेट होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इसमें सबसे कम, इसमें मॉडरेट, इसमें वेरी वेरी हाई, ठीक है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात करो तो भैया अट्रैक्शन इनमें सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट इनमें, और फिर वेरी वेरी वीक इसमें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो भैया सॉलिड के पार्टिकल की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसलिए तो कम मूव करते हैं सॉलिड्स, इसकी मॉडरेट, गैसेस की हाईएस्ट। इस तरीके से लिख देना भाई जब तुम्हें पूछा जाए, इस तरीके से जब तुम लिखते हो, देखो कितने सारे पॉइंट बन गए, 4 पॉइंट ये रहे और 2 पॉइंट ये रहे, 6 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 3 नंबर के प्रश्न में कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। साथ में डायग्राम और बना देना उठा के, सॉलिड लिक्विड गैस वाला, ठीक है, मैडम पूरे नंबर देगी प्रश्नों में। चलो अगला है बच्चे लोग आपके पास ये रहा, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, दैट इज व्हाट इज द रिजिडिटी, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज फ्लूइडिटी, फिलिंग अ स्पेस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनके ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैम कमेंट करने में तो हम अव्वल है, पर हम करेंगे थोड़ी ना, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी, जिसको जो नहीं पता था वो बताना कि मैम हमें ये नहीं पता था, ठीक है। पानी पी लेते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, तुम लोग नहीं बोल रहे, तो मेरा थोड़ा गला ज़्यादा सूख रहा है। अगर तुम थक गए हो ना मेरी बातें सुनते सुनते, तो वीडियो पॉज कर दो। आप पॉज कर लोगे तो सुनोगे कैसे, पहले सुनो फिर पॉज कर लेना। डीप ब्रेथ लेंगे, like you have to breathe from your nose, breathe in and then breathe out. Just once more, 2 inhales, like 1 deep inhale, then एक छोटा वाला inhale, and then 1 deep exhale. So let's start. Deep inhale, देखो जी, रिजिडिटी जिसको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लेना। देखो जी, सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। तो जब रिजिडिटी जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आए तो अपने दिमाग को ये बताने एक कमरा है, छोड़ो कमरा, तुम किसी जागरण में गए, वहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं है,
ठीक है, बहुत बड़ी सिंगर आई हुई है। तो क्या होगा भैया, उसको क्या करेंगे, रिजिड। तो बेसिकली एक सॉलिड है, स्पेस है जो हॉल है, और वहाँ पे क्या है बच्चों, लोग उसको रिजिड कब बोलोगे, जब पार्टिकल इतना ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जहाँ पे वो फ्रीली मूव भी ना कर पाए। जैसे कि अगर तुम कभी वृंदावन गए हो तो वहाँ बांके बिहारी के मंदिर में तुमने भीड़ देखी होगी भैया, चलना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ रूम इज नॉन एज द सॉलिड, जो रिजिड है। बेसिकली रिजिडिटी उसी को बोला जाता है कि व्हेन पार्टिकल्स आर इतना टाइटली हेल्ड कि भैया वहाँ पे आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, चलो कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे अगर हम, तो कितना कंप्रेस हो सकता है। तो एज यू पीपल नो कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस ही नहीं हो सकते। कंप्रेस करो नहीं होंगे, ठीक है। लाइक मैं बोलूँ कि इस 50 ml के पानी को तुम कंप्रेस करो, बेचारा अब तक 20 रह गया, इसको तुम कंप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये और थोड़ी जगह में आ जाए, नहीं भाई, जितना इसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम इसका रहेगा। सिमिलरली तुम सॉलिड को, तुम्हें क्या लगता है, तुम इसको ज़्यादा कंप्रेस करोगे फ़ोन को तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगा, नहीं भाई, जितना ही है उतना ही रहेगा। तो वाली चीज़ है कि भैया ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी दिखाते हैं। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, लिक्विड स्लाइटली एंड सॉलिड्स ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। प्रैक्टिकली देखा जाए तो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, पर थ्योरेटिकली देखा जाए तो लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेसिबल बोल देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है चलो आपके पास फ्लूइडिटी। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या होती है कि भैया एबिलिटी टू फ्लो। तो लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो बट सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। ठीक है, तो भैया क्या है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन मूव ओवर वन अनदर। तो भैया क्योंकि इनके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर इधर उधर जा आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, विस्कोसिटी भी इसी वजह से है ना, क्योंकि भैया उसके अंदर फ्लूइडिटी है। ठीक है, अब हनी के पार्टिकल्स, ये हनी की लेयर्स, तो अब ये जो लेयर्स है ना आपस में क्या होती हैं, आपस में अगर ये क्या आ जाए, कैन मूव ओवर वन अनदर, इजीली मूव कर रही हैं अगर एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या दिखाएंगी, गुड फ्लो, जैसे कि पानी का होता है। ठीक है, लेकिन अब मैं बोलूँ कि ये लेयर है ना, ये आपस में मूव ही नहीं कर रही है, जैसे हनी की लेयर मूव ही नहीं करती है, एकदम स्लोली स्लोथ की तरह जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, मोर विस्कस, या फिर इसकी क्या कह देंगे, लेस फ्लूइडिटी। ठीक है, लेस फ्लूइडिटी बोले तो मोर विस्कस। क्लियर है, चलो इसके बाद क्या है, फिलिंग और गैस कंटेनर। तुम्हें गैस कंटेनर को फिल करना है, तो भैया गैसेस जिनका हाई काइनेटिक एनर्जी होता है और लार्ज स्पेसिंग होती है, ठीक है, तो भैया उनकी तो क्या होती है, वो जल्दी से कंटेनर को फिल कर लेती है। लिक्विड्स क्या हो जाता है, दे एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। ओके, गैसेस का ही बता रखा है भैया, गैसेस तो इतना ज़्यादा है कि भाई इन्होंने फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर नहीं बोला था। तुम कितना भी बड़ा कंटेनर ले लेना, उसमें चाहे तुम 50 ml गैस डाल देना, वो 50 ml गैस है, वो अपना क्या कर लेगी, पूरे के पूरे कंटेनर को भर देगी। ठीक है, तो वही कि भैया गैसेस के बाद तो वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और लार्ज स्पेसिंग होती है, इसलिए वो तो क्या करेंगी, पूरे कंटेनर को फिल कर देंगे। शेप की बात करें तो भैया शेप तो हमें पता है, जितना फैला उतना फैल जाएगा। ठीक है ना, और शेप क्या, लिक्विड तो क्या लेगा, कंटेनर का शेप ले लेगा, लेकिन सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप होता है। ठीक है, सॉलिड का डेफिनेट, लिक्विड कंटेनर का शेप, गैसेस फिल द एंटायर स्पेस। ठीक है, गैसेस ने तो जैसे मैंने पानी पी लिया तो गैस ने क्या किया, इस पूरी बॉटल को इतना तक फिल कर लिया। पहले इतना पानी था तो इतना फिल कर रखा था, भैया फैलेंगी अभी। काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी तो भैया काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो गैसेस के पास सबसे ज़्यादा है, पढ़ लिए। तो बेसिकली सॉलिड में लोवेस्ट, हायर इन लिक्विड्स, हाईएस्ट इन गैसेस। ठीक है, डेंसिटी की बात करूँ तो भैया सॉलिड की कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंस होते हैं। ठीक है, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन गैसेस, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कॉटन इज जस्ट सॉलिड, बट इवन आफ्टर बीइंग सॉलिड उसके अंदर एयर ट्रैप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको लिक्विड से ज़्यादा, मतलब लिक्विड से कम डेंस माना जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट बचे लोग हमारे पास, गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो भैया गैस कंप्लीटली फिल कर देती है उस वेसल को जिसमें उसको रखते हैं। तो आंसर क्या करोगे, पार्टिकल ऑफ गैस भैया फ्रीली मूव कर सकते हैं, रैंडमली जा सकते हैं, ऑल डायरेक्शंस में जा सकते हैं, उनके पास इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होते हैं, जबकि क्या होता है बच्चे लोग, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं और कंटेनर को पूरा एंटायरली फिल कर लेते हैं। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसके ऊपर आपको कमेंट करना था बेसिकली। तो भैया देखो, गैस एक्सर्ट करेगी प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एग्जैक्टली करती है। जैसे कि आपने देखा, जैसे तुम एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हो तो भैया एकदम से गैस करके बाहर निकलती है, तो जो करके बाहर निकलती है वो क्या है, गैस एक प्रेशर एक्सर्ट करे हुई है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो भैया रैपिडली मूविंग गैस पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली कोलाइड विद द कंटेनर वॉल्स, द फोर्सेज ऑफ दीज कोलिशंस पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस प्रेशर। तो भैया मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर तुमने कोई गैस फिल कर रखी है,
तो ये गैसेस क्या है भैया, आपस में भी ये रैंडमली मोशन तो कर रही है, खुद से भी टकरा रही है, साथ में इसकी वॉल से भी टकरा रही हैं। तो भैया वॉल से टकरा के ये वेपर मतलब ये प्रेशर तो क्रिएट कर ही रही है, ठीक है। तो दिस प्रेशर जो है इसी को ही अपन लोग क्या बोल देते हैं भैया, कि भैया गैस का एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द वॉल, ठीक है। चलो इसी को वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। इन केस ऑफ जब तुमने पानी को मान लो तुम हीट कर रहे हो, ठीक है, तो कई बार तुमने देखा होगा तुम उस पर प्लेट ढको चाय के बर्तन पे, तो वैसे हिल के उड़ने लग जाती है कई बार, ठीक है। तो वो जो उड़ती है वो क्या है, बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर्स या फिर द गैस पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द प्लेट। तो वही है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे लोग, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो वुडन टेबल को कह रहे हैं भैया हम सॉलिड क्यों कहते हैं, फिक्स्ड शेप है, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन के फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं और स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं इंटर पार्टिकल यूज करके, इंटर पार्टिकल क्या, एक तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा स्पेसिंग। तो अगर मैं बात करूँ सॉलिड्स की, सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, हाई होंगे, एंड स्पेसिंग क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंफ्यूज मत होना। स्पेसिंग बोले तो दूर दूर कौन कितना है, गैस में सब लोग बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, सॉलिड में सभी लोग बहुत पास पास है। तो बेसिकली स्पेसिंग क्या हो जाएगी, गैसेस में बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सॉलिड्स में बहुत ही कम, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो जितना पास है उसके उतने ही हाई है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलो और इंटर पार्टिकल दो बार आ रहा है ना, तो एक लेस हो रहा है एक मोर हो रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए बताया था। अब देखो डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम है, रिजिड हो जाती है, जिसका डेफिनेट शेप, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है ना, जिसके पार्टिकल्स ज्यादा रैंडमली फ्रीली मूव ना कर पाए, दैट इज रिजिड, एंड इट्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉलिड। तो भैया जिसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हो तो भैया वो तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड हो ही गया है, ठीक है। इसके बाद अपन अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है बच्चों आपके पास, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट do not do the same through the solid block of wood, we need a karate expert। तो भैया अगर तुम्हें एक लकड़ी है सॉलिड, उसके आर पार हाथ करना है तो तुम्हें कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए उसके लिए, लेकिन तुम अपने हाथ को इजीली एयर के थ्रू तो मूव कर सकते हो, ठीक है। तो क्यों है, बिकॉज ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होते हैं, सॉलिड वाले में ज्यादा होते हैं, वही लिखना है, ठीक है ना। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में, एयर में, ठीक है। Wood particles are tightly packed with strong forces, so breaking or moving through it require large forces या फिर large rigidity, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट अपने पास, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो भैया लिक्विड्स के पास जनरली क्या होती है, सॉलिड के कंपैरिजन में लो डेंसिटी होती है, ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। दैट लेकिन क्या करें फिर भी उसके बाद आपने देखा होगा आइस क्या करती है, वाटर पे फ्लोट करती है। तो वाई देखो कॉन्सेप्ट ये है भैया, ये मान लो आपकी एक वाटर बॉडी है, ये आपके पास क्या है, आइस है, ठीक है। तो बेसिकली होता ये कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, डेंसिटी मोर, एंड लिक्विड का डेंसिटी लेस होता है, ठीक है ना। ये अपन ने पढ़ा था, लेकिन हमने एक्सेप्शन भी पढ़ा था, जैसे कॉटन का भी तो एक्सेप्शन था, कॉटन इज अ सॉलिड बट उसके बाद भी एयर ट्रैप होने की वजह से वो क्या होती है, लिक्विड से कम डेंस होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आइस की बात करूँ अगर मैं देखो आइस का क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही इस तरीके से होता है कि वाटर के मतलब जो आइस के मॉलिक्यूल्स है ना, आइस में जो H2O के मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज़्यादा स्पेसिंग नहीं देखने को मिलता है। जब इनमें स्पेसिंग ज़्यादा है मतलब वो तरीके से जो सॉलिड बना हुआ है ना, वो खोखला सॉलिड बना हुआ है, ठीक है। आइस क्यूब जो है वो खोखला है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिस हैं, ठीक है ना, इंटर पार्टिकल स्पेसिस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो लेस डेंस हो जाता है कंपैरेटिवली। तो बेसिकली सॉलिड में भी जो आइस है, आइस सॉलिड होते हुए भी वो क्या हो जाता है, लेस डेंस, बिकॉज ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या है, एयर ट्रैप्ड है और स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं और वो इसीलिए लेस डेंस है, इसीलिए आइस फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो देखो यही क्या रखा है, आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर बट कैन एन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो भैया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बेसिकली इन्होंने क्या है, ओपन केज, ठीक है, जैसे पिंजरा होता है, ठीक है। पिंजरा भले ही सॉलिड है लेकिन तुम्हें पता है ना पिंजरे में कितना ज़्यादा स्पेस खाली होता है कि पूरा जानवर उसी में बैठा होता है। तो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये लोग कर लेते हैं, लिविंग एक्स्ट्रा एम्प्टी स्पेसेस। तो भैया एक्स्ट्रा एम्प्टी स्पेसेस को छोड़ देते हैं बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस मेक्स आइस लेस डेंस देन लिक्विड वाटर, सो इट फ्लोट्स ऑन द वाटर।
वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है बच्चे लोग, यहाँ पे सारे सॉलिड की बात कर रखी है। H2O वाटर का जो मॉलिक्यूल है सॉलिड में भी हो सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल वो लिक्विड में भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली सॉलिड इज बेसिकली लेस डेंस, जबकि सॉलिड जो होता है मोर डेंस हमने देखा था मोर, पर एक्सेप्शन होता है। ओके, क्या दोगे रीजन, ओपन कीजिए एक्स्ट्रा। इसके बाद क्या बच्चे लोग, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी चेंज स्टेट को चेंज कर सकता है, बता दो। मैम अगले की मर्जी, हम क्यों इंटरफेयर करें, उसकी जिंदगी है, उसको जैसे जीनी है जिए, हम होते कौन है उसको बताने वाले कि तू ये कर, दैट्स हर चॉइस। सांस ले तो यार, मैं मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ा अजीब है। कितना रहता है देखें। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में बच्चों आपको पता है सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड बैक को सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है, एंड सिमिलरली गैसेस, ठीक है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम लोग बना सकते हो। कहाँ गया भाई, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सिंधु, प्रीतम की नजरों में गिरकर जीना है किसका, सांसों की माला पे, सांसों की माला। ये कुछ गड़बड़ हो गई है बच्चों, तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्ही ने बोला मैम दिखाओ हमें क्या होता है वो ये। अरे भाई आ जा यार, ऐसे गड़बड़ मत कर भाई। ये रहा, ये क्या निकला है, क्या निकाला था, सेकंड एक बार देखते हैं करके हुआ था। हाँ ये रहा, ठीक है। तो भैया सॉलिड जो है, सॉलिड को अगर तुम लिक्विड में कन्वर्ट करते हो उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन हो गया है, ठीक है। और लिक्विड को जब सॉलिड में करते हो तो उसको क्या कहते हैं, सॉलिड बन गया, मतलब सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। लिक्विड को गैस में करोगे तो क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएंगे, और गैस को जब कंडेंस करोगे, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है ना। अब सॉलिड को जब तुम सीधा करोगे हीट और वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जैसे कैम्फर होता है, नैफ्थलीन होता है, उसको क्या कह देंगे अपन लोग, सब्लिमेशन हो गया। और जब गैस वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या कहेंगे, डिपोजिट हो गई, ठीक है। डिपोजिट क्यों, क्योंकि भैया डिपोजिट क्या होता है, जैसे तुमने मान लो जोत चलाई हुई है, ठीक है ना, जोत जलाई हुई है तो क्या होता है, वो जो गैस होता है वो सीधा क्या होता है, डिपोजिट हो जाती है, ब्लैक ब्लैक कलर का सब्सटेंस एक जम जाता है, जो भी तुमने ऊपर प्लेट या जो भी ढक रखा होता है उसके ऊपर, ठीक है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। ये सारी टर्म्स अपन ने पढ़ी हुई है क्लास में। अब ये देखो, ये रहा इंटर कन्वर्जन, कर लेंगे इंटर कन्वर्जन, दैट दीज आर सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट जाता है, लिक्विड से वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। जैसे ये मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, वापस इसको लाना है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, ठीक है ना। टेम्परेचर डिक्रीज जैसे हमने फ्रीजर में कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना, और इंक्रीज कर दिया जैसे तुमने उसको हीट कर दिया, ठीक है, वो वाली चीज़। डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर ऑन चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, बस लिखना कैसे वो बता रखा है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है भैया, जब तुम किसी सॉलिड को या फिर लिक्विड को हीट करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो अपना स्टेट बदल देगा, ठीक है। क्योंकि भैया लोग क्या है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो बेचारों के कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही वीकन हुए, किसी को हीट करोगे तो क्या हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेचारों के वीकन हो ही जाएंगे, और वीकन होने के बाद क्या होंगे, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे और क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए बच्चों, अगला है अपने पास मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, ठीक है। तो मेल्टिंग या फिर अगर अपन फ्यूजन की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, देखो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, ठीक है। तो भैया मेल्टिंग इज बेसिकली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, फ्यूजन देखना क्या है आपके पास, वही है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो भैया हीटिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूजन। तो भैया हीटिंग करने से जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसका हुआ तो क्या कहेंगे, इसको मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, इसको क्या कहेंगे, वेपराइजेशन,
ठीक है, यहाँ पे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, ठीक है। तो भैया आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 273 केल्विन पे, ठीक है, वो वाली चीज़ है। अब क्या बच्चे लोग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है, आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर। देखो ध्यान से क्या है, जब आइस को हीट किया इस टेम्परेचर राइजेस अंटिल इट रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट बट अंटिल ऑल आइस मेल्ट्स। तो देखो आइस जो है वो माइनस डिग्रीज पे भी होती है, ठीक है, जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रहती है तब तक वो आइस है। उसके बाद अब जब तुम उसे और हीट दे रहे होते हो तो वो क्या होती है, जैसे तुम ना कभी देखना ट्राई करके कि तुम बर्फ ले लेना और पानी ले लेना, जब तुम उसका टेम्परेचर नोट करोगे ना, जब तक पूरी बर्फ पिघलती नहीं है ना तब तक उस पानी का टेम्परेचर ना, मतलब पूरे के पूरे प्रोसीजर का टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर उसमें थोड़ी सी बर्फ भी है, अभी भी बाकी है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे तुम उसको एक गैस पे रखें। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग जैसा उन्होंने बोला है टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा अंटिल क्या हो जाए, अंटिल ऑल आइस मेल्ट्स, जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट होके वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए। पर मैम पानी तो गर्म है ना, नीचे से तो पानी को गर्म कर ही रहे हैं, पर बच्चे आइस तो पूरी मेल्ट नहीं हुई है ना। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई है, जादू समझ लेना, थर्मोमीटर लगा के देख लेना, तुम्हारा जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से एक भी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर। अब ड्यूरिंग मेल्टिंग द हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरपार्टिकल फोर्सेस इंस्टेड ऑफ रेजिंग टेम्परेचर। तो भैया ये सारा का सारा टेम्परेचर गया कहाँ, टेम्परेचर तो क्योंकि नीचे से तो आ रहा है, गर्म तो होना चाहिए, वो तो गर्म नहीं हो रहा है, तो भैया सारा का सारा टेम्परेचर क्या हुआ, सारी की सारी जो हीट है वो कहाँ सप्लाई हो गई, वो सारी की सारी इंटर पार्टिकल फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज हो गई, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन के सॉलिड्स में, उसको ब्रेक करने में यूज हो गई, ठीक है। तो ये जो हीट है ये कहीं ऐसा तो है नहीं भाई, हीट तो क्या होती है भाई, ना तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय होती है ना ही बनती है, ठीक है, तो एनर्जी के अंदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉय, तो गई कहाँ, तो भैया ये कहाँ हो गई, लेटेंट हीट। लेटेंट बोले तो हिडन हीट ऑफ फ्यूजन की तरह इसको देखा गया। फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो ये हिडन हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को जो एनर्जी तुम्हें चाहिए कन्वर्ट करने के लिए इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था, विदाउट टेम्परेचर चेंजेस, तब तक भैया टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड, ठीक है ना, इनटू द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तब ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे बता दूं, ये रहा सॉलिड है क्या, वाटर है, और मान लो कि ये क्या है आपके पास, वाटर का लिक्विड फॉर्म है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो वाटर एग्जिस्ट करेगा दोनों फॉर्म में, दोनों स्टेट में एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से क्या है, वाटर एग्जिस्ट करेगा इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड, सॉरी गैस, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, लिक्विड भी और गैस भी, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इस बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस भी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसको, जब 1 किलोग्राम सॉलिड को तुमने कन्वर्ट करा है लिक्विड में, ठीक है ना, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि फ्यूजन को अपन लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग, और इसको वेपोराइजेशन को एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ऑफ द 100 डिग्री सेल्सियस। डन है, डेफिनेशन पक्का आती है तो याद रखना, भूल मत जाना। अबे यार घूमते रहेंगे कहीं पे भी। एक सेकेंड दो, इसको मैं दोबारा से पीपीटी को ऑन करती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड बस। ये कभी कभी मिसबिहेव करने लग जाती है यार, क्या कर सकते हैं, और बेचारी कहती है हम भी हैंग होके दिखाएंगे मेन टाइम पे। कैसे तुम बच्चों को छोटी क्लास दे दोगे, डरावनी क्लास देंगे बच्चों को।
थे क्या, यहाँ थे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस था, 273 केल्विन पे हो गया था। अब देखो ये अपन ने देख लिया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। अब देखो बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, वही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखेंगे, इससे भी नहीं डरेंगे, ये भी कोई डरने वाली ऐसी कोई खास बड़ी तोप नहीं है। जो बता दिया वही है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वाटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, मतलब कि एट 373 केल्विन हमें उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर। तो वही है यार जो अपन ने जस्ट अभी अभी देखा है, वही वाली सारी चीजें हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या बच्चे लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ही रहेगा। डेफिनेशन बस क्या आ जाएगी इसकी, देखो भैया, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर एट फिक्स्ड टेम्परेचर थ्रू आउट द बल्क ऑफ द लिक्विड इज बॉइलिंग। तो बेसिकली पूरे के पूरे लिक्विड को आपको वेपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, एट बल्क बोला गया है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन नहीं है, ये किसका है, सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग या वेपराइजेशन होता क्या है। ठीक है, बल्क में तुम्हें पूरे के पूरे लिक्विड को किस में, गैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दे दिया है इसको, वाटर को तुम्हें स्टीम में कन्वर्ट करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 373 केल्विन। मतलब जब तक पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा, तब तक 100 डिग्री सेल्सियस से एक भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर और हाई होता है। ठीक है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें फिक्स रखना है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अपन का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या बच्चे लोग, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। तो भैया एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 100 ही रहेगा। हीट इज यूज टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्स। तो भैया ये जो हीट है ये कहाँ यूज हो रही है, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। ठीक है, उनको वीकन करने में। ठीक है, नॉट टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है, केवल और केवल क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हो रहे हैं। ठीक है जी, डन है। इसके बाद क्या है बच्चे लोग, की टर्म अपने पास आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो अपन ने देखी थी, जो पूछा जाता है। तो वही है कि भैया अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, ये जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, विदाउट टेम्परेचर चेंज। ठीक है, एकदम वही था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू, अगर लिक्विड करोगे तो कितना आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मेल्टिंग में आ जाएगा ना। ठीक है, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, और अगर अब मैं लिक्विड से गैस करूँ तो वेपराइजेशन आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वो हमें लेना था मेल्टिंग पॉइंट पे, हमें लेना है बॉइलिंग पॉइंट पे, और टेम्परेचर रहेगा विदाउट एनी चेंज। ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला देख लो भैया लोग, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो +273, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो -273। इस तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चे लोग, आपके पास मानो 25 डिग्री सेल्सियस को बोल रखा है केल्विन में कन्वर्ट करो, फटाफट से बता देना कितना आएगा। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 273 को ऐड करना पड़ेगा, और क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। 5 6 7 8 7 8 9 और 298 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि भैया आपको क्या करना है, 300 केल्विन में बताओ कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, कैसे बता देंगे। 300 में से हम क्या कर देंगे, माइनस का 298 कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, सॉरी 273, 298 नहीं, 298 तो उसका दे देना गलती से। 273 ऐड करेंगे जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना, और माइनस करेंगे जब आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 9, ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, 8 9 10 नहीं 27 है ना, 27 का 28 9 30 30 हो गया ना, हाँ 7 8 9 10, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ आ गया, डरोगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, चलो जी बहुत अच्छी बात है, डरना घबराना तो है ही नहीं। अब देखो इंक्रीजिंग प्रेशर की बात आ जाती है भैया। ठीक है, तो प्रेशर क्या 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 रोल होता है, तो जैसे पिस्टन लगा रखी है इन्होंने। ठीक है, पिस्टन किस तरीके से लगा रखी है भैया, ये देखो इन्होंने पिस्टन दिखा रखी है भैया, ये अपनी पिस्टन है ये। ठीक है, और ये जो पिस्टन है भैया ये क्या करती है, प्रेशर लगाने का काम करती है। ठीक है, इस तरीके से पिस्टन इसको इस तरीके से धकेलोगे। जैसे पिस्टन कहाँ पे होती है आप देख सकते हो, जो सिरिंजेस होती हैं उनमें पिस्टन होती है, जिसको आप ऐसे धकेलते हो तो क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान देखना क्या है, ब्रिंग पार्टिकल क्लोज। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या जाते हैं बच्चे लोग, दूर दूर थे पास पास आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, गैस कैन टर्न इनटू लिक्विड,
और भैया अब क्या हो जाता है, अब तुमने क्या किया, इसको और ज़्यादा फर्दर प्रेस करोगे, ठीक है, तो जो गैस थी ये क्या हो जाएगी, फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये क्या हो जाती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होके जैसे सिलेंडर्स में भरा जाता है, जैसे कि देखो उन्होंने बोला है एलपीजी या फिर सीएनजी जो यूज़ करते हैं, ये क्या होती है, लिक्विफाइड गैसेज होती है, ये होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये क्या होती है, कंप्रेस की हुई नेचुरल गैस। ठीक है, बाय हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में। पिस्टन है, सिलेंडर है, पिस्टन है, सिलेंडर है, पिस्टन है, सिलेंडर है। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर ये क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है जी। चलो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से क्या बच्चे लोग, इंक्रीजिंग प्रेशर पार्टिकल को क्लोजर ले आएगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल हमने देख लिया। प्रेशर को अगर तुम डिक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, क्या हो जाता है, पार्टिकल टू मूव अपार्ट, तो भैया पार्टिकल एकदम दूर दूर जाने लगेंगे, तो लिक्विड कैन वेपोराइज। तो भैया देखो, जैसे ही तुम प्रेशर डिक्रीज करते हो, जैसे तुम प्रेशर इंक्रीज मतलब डिक्रीज कर दोगे कि चल हम प्रेशर नहीं लगाते, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ जाएगा और वेपोराइज हो जाएगा। और सॉलिड कैन सब्लाइम, या फिर सॉलिड क्या हो जाता है बच्चे लोग, सब्लाइम हो जाता है, मतलब गैस बन के हो जाता है, बेसिकली वोलेटाइल हो जाता है प्रेशर को डिक्रीज करने में। ठीक है, तो ठंडा करोगे अगर, सॉरी ठंडा क्यों कह रहे, टेम्परेचर का नहीं, प्रेशर का पढ़ रहे हैं। ज्यादा प्रेशर दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो बेचारा अच्छा भला वो तितली बन के उड़ रहा था, वो बेचारा क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है ना। और जब तुम उन पे थोड़ा कम प्रेशर डालोगे, बच्चों पे थोड़ा कम प्रेशर डालोगे, तो वो क्या हो जाएंगे, आराम से लगेंगे, उनके सपनों को उड़ान मिल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। सॉलिड होंगे तो भी उड़ान मिल जाएगी, लिक्विड होंगे तो भी उड़ान मिल जाएगी। तो वही है, कम प्रेशर डालना चाहिए बच्चों पे, ताकि वो उड़ पाए, बहुत आगे तक जा पाए, बहुत कम आ पाए। ठीक है, चलो जी, समरी क्या है इसका, समरी देख लो। टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल के दूर दूर जाने से पार्टिकल तितली बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में हो जाएंगे, दैट इज अ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है, प्रेशर के इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ज्यादा प्रेशर दे दोगे तो बेचारे पार्टिकल जो तितली बने हुए थे वो भी क्या हो जाएंगे, बेचारे बिल में आके बैठ जाएंगे कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा, तो भैया पार्टिकल फोर्स्ड क्लोजर एंड गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, तो उल्टी गंगा बहने लगेगी। ठीक है, तो प्रेशर कम देना। ठीक है, चलो जी, इसके बाद क्या है, सम सॉलिड्स चेंज डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग एंड बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो जो सीधा सॉलिड से गैस में जाने की टेंडेंसी रखते हैं उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, एज वी ऑल नो। एग्जांपल इसका कैम्फर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड, ये मस्ट पूछा जाता है भाई, NH4Cl का एग्जांपल याद करते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड इज अ शो सब्लिमेशन एंड ड्राई आइस, ये तो तुम्हें पता ही है, सॉलिड CO2 इसको बोलते हो। ठीक है, जो आइसक्रीम की रेडी वाले भैया यूज करते हैं। ठीक है, बिना फ्रीजर के भी वो आइसक्रीम को पूरे दिन ठंडा रखते हैं। प्रोसेस नेम क्या बच्चे लोग, सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन गैस से सॉलिड होना, जैसे कि ज्योत याद रखने ना, नवरात्रि में अपन ने अखंड ज्योत लगाई थी, अखंड ज्योत में क्या होता है, वो जो वेपर होते हैं ना उसके, वो सीधा क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेट पे। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते सीधा। ठीक है, शाही जिसको बोलते हैं, शाही बन गई है ना, ब्लैक ब्लैक सा वो डिपोजिशन सा हो जाता है। ठीक है, तो वही हो जाता है। चलो, ये दिखा भी रखा है इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। कैम्फर को जब इन्होंने हीट किया तो क्या हुआ, वो सीधा इधर इधर जमती हुई तुम्हें दिखाई दी। ठीक है, तो भैया कैम्फर सॉलिडिफाइड हो जाएगी जब तुम इसको, क्योंकि गर्म हुई तो वेपर में कन्वर्ट हो गई, फिर ठंडी कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, ठंडी तो हो ही जाएगी थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि देखो ऊपर का एयर तो ठंडा ही है ना यार। ठीक है, तो वही है कि ठंडी होने के बाद उसके बाद वो दोबारा से सॉलिड हो जाएगी, सॉलिडिफाइड हो जाएगी। भूल जाओगे क्या मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, नो मैम। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी है भैया अपने पास, हीटिंग आइस। आइस को हीट किया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को हीट किया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग मेल्टिंग या फिर ड्यूरिंग बॉइलिंग, जो डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है, लेटेंट हीट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर जो अपन ने किया वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस ट्रांजिशन। और इवेपोरेशन फैक्टर क्या हो जाता है बच्चों लोग, इवेपोरेट होना, इवेपोरेट नॉट द मेल्टिंग, इवेपोरेशन हो रहा है। मेल्टिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना, पूरे के पूरे का मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, पूरा पूरा पानी इवेपोरेट नहीं। ठीक है, सरफेस एरिया जो है बच्चों लोग उस पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, विंड स्पीड के बढ़ने से अफेक्ट होगा। ठीक है, बेसिकली ह्यूमिडिटी से तो डिक्रीज हो जाता है इवेपोरेशन, बाकी सबसे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वही वाली चीज़ है, पढ़ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है बच्चों आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ रामबाण सीरीज कोर्स। ठीक है, तो रामबाण सीरीज के कोर्स की आपको क्या क्या एडवांटेज लगती है, ये भी आपको बता देना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, बता दोगे भैया लोग। ठीक है, चलो जी, अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। ये रहा, कन्वर्ट करके दिखाना है 300 केल्विन को या 573 को सेल्सियस स्केल में। ठीक है, तो कन्वर्ट अपन ने करके दिखा दिया है, वही है। -273 करोगे तो कितने में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बच्चे लोग 250 डिग्री सेल्सियस है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस को बताना है कि इनका फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा। तो देखो 250 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो भैया देखो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273। 250 डिग्री सेल्सियस मतलब तो भैया देखो कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, मतलब गैसियस स्टीम से। बेसिकली देखो 100 डिग्री सेल्सियस भी करोगे वो भी कितना है 273 केल्विन। तो ये तो भैया उससे भी ज्यादा है ना, 250 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये तो 300 से भी काफी चला गया, सॉरी 3 से भी ज्यादा चला गया ना भाई ये तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गैसियस होगा, स्टीम स्टेट में होगा, बिकॉज इट इज फार अबव देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, तो ये किसमें होगा, स्टीम में ही मिलेगा। इसके बाद क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो भैया 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है मैम, एज लिक्विड भी एग्जिस्ट कर सकता है और एज अ गैस भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट वेयर वाटर कन्वर्ट टू स्टीम, ठीक है। इफ द क्वेश्चन डिमांड स्टेट राइट, तो भैया गैस, बट इफ इट आस्क व्हाट हैपन मेंशन कोएग्जिस्टेंस। तो भैया कह रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट कितना क्या रहेगा, तो भैया स्टेट लिख दोगे सिर्फ गैसियस, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने पूछा जाए कि भैया क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, व्हाट हैपन, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पूछा जाए व्हाट हैपन, तो बोलोगे तुम कि भैया लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सिंबल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, या कि ये मत दिखाना, लिक्विड एंड गैस दिखा देना, को एग्जिस्ट, ये लिक्विड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लोग, फॉर एनी सब्सटेंस विच डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो भैया कह रहे हैं किसी सब्सटेंस के लिए वाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। वही है भैया लोग, अपने पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। लेटेंट हीट रहा, ठीक है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसने नहीं समझा थोड़ा पीछे करके देख लेना। आंसर लिखना बताया हुआ है, इंटेक्स प्रश्न है इसलिए बता दूँ। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। तो एक मेथड दो कि भाई किस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उस पर हाई प्रेशर लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर या फिर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर आपको अपने बच्चे को ग्रो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेशर कम दो, लेकिन उसको क्या रखो, टेम्परेचर क्या करो, देखो उस पर कम प्रेशर दोगे, और अगर तुम उसको गर्मा गर्म ऐसे टेम्परेचर बढ़िया दोगे कि बेटा खड़ा हो जा अभी और ये पूरी की पूरी सीरीज देख के ही तेरे को चैन लेना है, तो तुम ऐसे करोगे, बेटा इस बार तेरे को 100% लाने जा, तुझे खेलने जाना तू खेलने जा, उसके बाद तो तैयारी करके जा, बस ये सीरीज देख कर। तो तुम्हें टेम्परेचर गर्मा गर्म है, माहौल भाई गर्मा गर्म है, पापा भाई बढ़िया से कह रहे ठीक है, प्रेशर कम रखना है, ऐसा नहीं कहना पूरा दिन पढ़ते रहे, बिल्कुल नहीं खेलने जाएगा, घर से बाहर तू पैर नहीं रखेगा, अपने कमरे से बाहर नहीं निकाला। दिस इज द प्रेशर, बेवकूफ वाला प्रेशर है, बेबात का प्रेशर है, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो भैया प्रेशर जो बंदे इंक्रीज करते हैं उनका टेम्परेचर बेचारों को डिक्रीज ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर हाई रखते हैं कि बच्चे लोग एक बार पढ़ लो पूरा दिन खेलते रहना, तो दैट इज द, उसको प्रेशर डिक्रीज करना ही पड़ता है। तो बेसिकली बच्चों लिक्विफाई कब होगा कोई चीज, लिक्विफाई कोई चीज जब होगी, भैया गैस में उड़ रहे थे बेचारे, वो बेचारे अपनी उड़ती हुई उड़ान को भूल के वो लिक्विफाई होके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज द, जो उन पे हाई प्रेशर, दैट इज द कम टेम्परेचर उनको दिया जाएगा, ठीक है। चलो जी, when gases are compressed and cooled sufficiently their particles come closer and condense into the liquid state, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे कि अपन ने एलपीजी, सीएनजी ये सब देखे हुए हैं, ये इसका एग्जांपल है कि लिक्विफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। इवेपोरेशन की बात होगी तो भैया इवेपोरेशन ऑफ दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, लेकिन टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि भैया वही होना चाहिए कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ही हो, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक सरफेस फिनोमिना है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सकता है, तो इवेपोरेशन वो है। जैसे कि मैंने देखा था कि भाई इसको बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं, लाइक टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ा दोगे तो बेचारा डिक्रीज हो जाएगा, ऐसी वाली चीज़ है। तो व्हेन यू सी एवरी डे वेट क्लोथ्स ड्राई एंड स्प्रेड इन एयर, ठीक है, इसको खुले से बिछाओ, सरफेस एरिया पे मैटर करता है। वाटर इन पोन्स एंड लेक्स डिसअपीयर ओवर द टाइम, ये भी देखते हैं। परफ्यूम ऑफ और स्पिरिट पोर्ड ऑन द पाम डिसअपीयर क्विकली। तो भैया अगर तुम एक तो तुमने पानी से हाथ धोए, पानी के हाथ सूखने में टाइम लगेगा, एक तुमने क्या किया है परफ्यूम लगाया तभी उड़ जाता है। स्वेट होता है भैया, कूल्स आवर बॉडी एज इट इवेपोरेट्स, ठीक है, तो वाली चीज है। अब देखो क्या है, पार्टिकल एट द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो भैया बिल्कुल कैसे, some have high kinetic energy than others. Those with high kinetic energy particles can overcome the forces of attraction and escape into air as vapors. तो जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो जल्दी उड़ जाएगा, जिनके पास कम काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर रहेगा।
As these particles leave the average kinetic energy of the remaining particle decreases, so the temperature of the liquid and surrounding falls. ठीक है, this is the cooling effect of evaporation. तो बेसिकली क्या है बच्चे लोग, जैसे ही इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है ये उड़ जाते हैं, ठीक है ना। मान लो बाहर गर्मी में ही तो पसीना आता है ना, तो बाहर की गर्मी लेके ये सारे पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, फिर ये उड़ जाते हैं, उड़ने में हमें कूलिंग सेंसेशन फील हो जाता है, बस। ठीक है, सरफेस एरिया का क्या फर्क होता है, सरफेस एरिया बढ़ा दो, कपड़े फैला के सुखाओ, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा दो, इवेपोरेशन टेम्परेचर के बढ़ने से, हाई टेम्परेचर बेसिकली इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देगा, ज्यादा धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ह्यूमिडिटी, जिस दिन बारिश है उस दिन कपड़े क्या सूखेंगे, कम सूखेंगे, जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, डिक्रीज इन इवेपोरेशन। विंड स्पीड, जितनी ज्यादा हवा चल रही होगी उतनी जल्दी कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल रीजन देख लेना। इसके बाद देखो बच्चों लोग नेक्स्ट क्या है अपने पास, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाई। तो भैया क्यों इसने कूलिंग कॉज की है, तो भैया ये अभी अपन ने पढ़ा है, स्वेटिंग इन ह्यूमंस एंड वाटर इन अर्थन पूल्स। ठीक है जी, मटकास में, तो मटका में हमने देखा हुआ है भाई क्यों, जो मटके होते हैं ना उनमें पानी जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो भैया वाटर सीप्स थ्रू टिनी पोर्स एंड इवेपोरेट फ्रॉम आउटर सरफेस रिमूविंग हीट। ठीक है, तो भैया ये तो अपन ने सेटिंग इन ह्यूमन तो देख लिया था, लेकिन क्या कह रहे हैं, मटका में क्या होता है, वाटर सीप थ्रू टेनी पोर्स। तो मटके में भैया छोटे छोटे पोर्स होते हैं मटके पे, जो क्या करते हैं, वाटर उनके अंदर से रिश्ता रहता है, थोड़ा सा सीप होता रहता है, और क्या होता है, इवेपोरेट फ्रॉम द आउटर सरफेस। तो भैया आउटर सरफेस से इवेपोरेट हो जाएगा, और आउटर सरफेस पे इवेपोरेट कैसे हुआ है, उस हीट को लेके इवेपोरेट हो जा रहा है, जिससे कि रिमूव कर रहा है हीट को पानी की, और क्या हो जा रहा है, अर्दन पोर्ट का जो पानी है वो ठंडा हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है जी। नेक्स्ट है अपने पास डेजर्ट कूलर्स। देखो जी, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम पैड लोअर एयर टेम्परेचर वाज बेस्ट ऑन हॉट ड्राई डेज। तो भैया क्या कह रहे हैं, कूलर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों लोग, कूलर्स क्या करते हैं, वाटर का इवेपोरेशन करवाते हैं। ठीक है ना, बाय द, जब वो मूविंग पैड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को हवा दे रहे होते हैं, बेसिकली हवा देने पे क्या होता है, पानी का इवेपोरेशन होता है। मैंने बताया ना, ज्यादा हवा मतलब ज्यादा इवेपोरेशन। ठीक है ना, तो जिससे क्या हो जाता है भैया, एयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, लोअर हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कूल होने पे जिससे हॉट में क्या मिलता है, हमें ठंडे का एहसास मिलता है। ठीक है, एसीटोन परफ्यूम ऑन स्किन देख लिया था अपन ने, ड्राइंग क्लोथ देख लिया था, फास्टर व्हेन बेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये अपन का सारा कॉन्सेप्ट। अगला बच्चे लोग समरी है, देखो क्या है, इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस किया तो पूरा बल्क में पूरा लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन उससे कम पे होता है। इट इज अ सरफेस फिनोमिना एंड कॉज कूलिंग। ठीक है, बॉइलिंग से हीट होती है, लेकिन इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, ये सरफेस फिनोमिना है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन आर सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। बाकी सबसे जो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा एक्सेप्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या करती है, इवेपोरेशन को डिक्रीज कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, कूलिंग बाय इवेपोरेशन इज ड्यू टू द लॉस ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स। तो भैया कूलिंग क्यों होती है, क्योंकि भैया बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने पे उड़ जाते हैं हमारी बॉडी से हीट लेके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखोगे तो भैया स्वेटिंग, डेजर्ट कूलर्स, अर्दन पोर्ट्स, परफ्यूम्स, ये सारे के सारे क्या है इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। और वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड ग्लासेस आर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो भैया ये साफ साफ बता रहे हैं, जब तुम ठंडा पानी की बोतल में फिर से निकालते हो, उसको ग्लास में डालते हो या फिर बोतल को ही निकालते हो, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे वाटर वेपर्स चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है बच्चों लोग, जो बाहर की वेपर्स हैं वो बेचारे गर्म हैं, जैसे ही ठंडी बॉटल आई, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर के डाउन होने से क्या हो जाएगा, सारे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर के डिक्रीज होने से गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो ये अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, देख लेना फिर भी तुम एक बार। ठीक है, व्हाई इट वर्क्स बेटर ऑन द हॉट ड्राई डे। तो भैया ये अपन ने पूरा एक्सप्लेनेशन करके लिखा है। ठीक है, अगर तुम्हें बड़ा लिखना है तो किस तरीके से तुम लाइन एड ऑन कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, पढ़ सब कुछ चुके हैं। हाउ डज द वाटर कैप्ट इन अर्थन पोर्ट, मटका बिकम कूल ड्यूरिंग द समर, ये भी अपन ने देख लिया है। इसके बाद है बच्चे लोग कैपिलरी एक्शन देख लेते हैं बस एक बार। तो यही है बच्चे लोग, अपना जो मटका है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या करता है, पानी को ड्रॉ करता है आउटर पोरस सरफेस होने की वजह से। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है आउटर सरफेस से। ये ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन अगर तुम्हें कभी लॉन्ग का नहीं पता चल रहा हो कि तुम लॉन्ग आंसर कैसे लिखो, तो इसीलिए लिया हुआ है, इसको देख के लिख लेना। ठीक है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल ऑन द परफ्यूम। ठीक है, तो वही है जो हमने पढ़ाया है, उसका बस लॉन्ग आंसर दे रखा है। एंड व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन अ सॉसर रादर देन अ कप। तो भैया क्या कह रहे हैं, अगर तुम एक सॉसर से पी रहे हो
सिप कर रहे हो हॉट टी को या मिल्क को, तुम जल्दी पी सकते हो कप के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि व्हेन योर हॉट टी और मिल्क विद अ सॉसर द लिक्विड स्प्रेड इनटू अ थिन लेयर and has a much larger exposed surface area, and when it is into a cup, heat loss from the liquid occurs faster। ठीक है, फास्टर मैंने, ये तो इतना ही है। देखो तुमने क्या लिया, मान लो तुमने एक सॉसर लिया, तुमने एक स्ट्रॉ ले लिया, मान लो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, जब तुम उससे हॉट टी या फिर मिल्क पी रहे हो तो क्या हो जाएगा, देखो कितना ज़्यादा चल के उसको आना पड़ रहा है, मतलब रास्ते में वो थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। ठीक है ना, कंपेयर टू जब तुम एक कप में पियोगे तो कप में तो भाई रखा हुआ है, ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं तय कर रहा हो। तो भैया क्या कह रहे हैं कि लार्ज सरफेस एरिया तय करना पड़ेगा उसे, मच लार्जरली एक्सपोज होगा जब वो सॉसर में होगा। ठीक है ना, जबकि एक कप में क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कप में तो भैया जितना सरफेस एरिया उतना ही रहेगा। ठीक है, हीट लॉस फ्रॉम अ लिक्विड अकर्स फास्टर व्हेन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एयर इज लार्जर, मोर एरिया फॉर इवेपोरेशन एंड कन्वेक्शन। तो जैसे इन्होंने बताया, जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, द लेयर इज थिनर सो हीट फ्रॉम द बल्क रीचेज द सरफेस फास्टर, शॉर्टन कंडक्शन पाथ। तो देखो क्या कह रहे हैं, द लेयर इज थिनर, क्योंकि जो वो लेयर थी स्ट्रॉ वाली वो थोड़ी सी थिनर थी सॉसर वाली, तो हीट क्या होती है, बल्क से रीचेज द सरफेस फास्टर। तो भैया हीट जो है वो जल्दी से फास्टरली ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कंडक्शन पार्ट छोटा हो जाता है और हमें पीने में वो ज़्यादा गर्म नहीं लगता। ठीक है, कप के कंपैरिजन में। इवेपोरेशन फ्रॉम लार्ज सरफेस इज फास्टर रिमूविंग लेटेंट हीट। तो भैया वही बात है, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी ही जल्दी लेटेंट हीट जो है वो जल्दी से रिमूव हो सकती है। ठीक है, तो भैया इवेपोरेशन भी हो जाएगा, साथ साथ मेल्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है ना, वट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। तो भैया किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, तो भैया फैब्रिक वगैरह दे रखा है, तो भैया गर्मी में ऐसे कपड़े पहनो जो ऐसे कॉटन के बोल देते हैं कि भैया जो क्या करे अपन का पसीना सोख ले, ऐसे वाले। ठीक है ना, तो जो कूल रहे हॉट वेदर में। ठीक है, चूज क्लोथ दैट हेल्प टू रिड्यूस हीट गेन फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट से हीट ले ही ना। तो मैम काले कपड़े तो कतई ना पहनने चाहिए, हाँ पर अभी सर्दी चल रही है तो मैं तो पहन सकती हूँ ना। ठीक है, प्रमोट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो भैया ये क्या करेंगे, हीट लॉस बॉडी से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या है, देखो कलर। तो भैया वियर लाइट कलर, कहते हैं ना गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, व्हाइट या फिर पेस्टल कलर्स के। क्यों? क्योंकि लाइट कलर क्या करते हैं, ए लार्ज पार्ट ऑफ सन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जबकि डार्क कलर क्या करते हैं, इस सनलाइट को सीधा एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगी, बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए गर्मी बन सकती है। मटेरियल फैब्रिक की बात करूँ तो चूज नेचुरल ब्रीदेबल फैब्रिक्स। ठीक है ना, सच एज कॉटन या फिर लिनन के कपड़े अपन को खरीदने चाहिए, ज़्यादा मोटा स्टफ कपड़ों का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेट को एंड अलाउ इट टू एवापोरेट इजीली, जिससे कि इजीली एवापोरेट होगा और हमें ठंडा ठंडा फील होगा। इनेबलिंग एवापोरेटिंग या फिर कूलिंग, एवापोरेटिव कूलिंग। अवॉइड हैवी सिंथेटिक फैब्रिक। ठीक है, हैवी सिंथेटिक फैब्रिक नहीं पहनने चाहिए, दैट ट्रैप स्वेट एंड रिड्यूस इवेपोरेशन। जो क्या कर ले, स्वेट को ट्रैप कर ले तो पसीना भी आएगा, वही स्मेल भी आएगी और साथ साथ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें सिंथेटिक फैब्रिक्स नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द समर्स। वीवी एंड थिकनेस। तो भैया थिकनेस तो पता ही है भैया, मोटाई नहीं पहननी चाहिए, प्रेफर लूज वुवन। ठीक है ना, लूज से कपड़े हों, लाइट वेट से हों। ठीक है, फिट लूज क्या हो जाएगा भैया, जितना ज्यादा लूज फिटिंग है, क्लोथ क्रिएट अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द स्किन एंड द क्लोथ। ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन इजीली मिलेगा और इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा स्वेट का। ठीक है, डिजाइन की बात करें तो भैया क्लॉथ विद वेंटिलेशन, ओपन कॉलर्स या फिर लूज स्लीव्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई गला बंद हो या फिर क्या है, स्लीव्स भी लूज होनी चाहिए, ऐसा नहीं भाई टाइट स्लीव्स है तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा गर्मी कोज कर देता है। प्रैक्टिकल एडिशन क्या है बच्चे लोग, यूजिंग एन अम्ब्रेला और वियरिंग अ हैट एंड सन ग्लासेस रिड्यूस डायरेक्ट सोलर हीटिंग। तो भैया यही है कि भाई चश्मा वश्मा पहन के रखो, गूगल वूगल पहन के रखो। ठीक है, और हैट पहन लो साथ में, सन ग्लासेस क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे हमारी सोलर एनर्जी। अरे बाप रे, विंडो कैप्चर ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कब से नहीं हो पा रहा है यार, ये तो वीडियो भी नहीं बंद कर सकते। चलो जी, ये होमवर्क प्रश्न है, व्हाट इज मेंट बाय द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आप बता देना। ठीक है, थैंक यू जी। और ये आपका होमवर्क था। पिछले पेजेस मुझे पता तो चल गया कि आपको दिख नहीं रहे थे, पर ये देखो जी मैं सबको दिखा देती हूँ एक बार। ये थे भैया आपके पिछले पेजेस, तो आई होप तुम काम चला लो। PDF दे दूँगी, पर ये जान के नहीं किया था, पता नहीं कैसे हो गया, पर दैट्स इट फॉर द क्लास। आई होप आपने एंजॉय किया हो और आपने कुछ चीज़ें नहीं सीखी हूँ। एंड इफ़ यू रियली लाइक द सेशन देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। राधे राधे।